मॉर्निंग। बैठो बैठो। बाउंड्री ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। मैं लास्ट क्लास में आप लोगों को लोरेंज फोर्स पढ़ा चुका हो चुका है ना। चलिए वापस से चीजों को कनेक्ट करते हैं। मैंने आपसे एक बार बोला था कि मैं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में आपको 4 अलग अलग टॉपिक पढ़ाऊंगा। अभी तक मैंने आपको केवल मैग्नेटिक फोर्स के बारे में केवल एक ही टॉपिक पढ़ा है, दैट वाज क्यूबी साइन थीटा, दैट वाज मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। और उसी में फिर एक थोड़ा सा एक नया शब्द निकला था लोरेंज फोर्स, वो भी हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हमें मैग्नेटिक फोर्स का बाकी जो 3 टॉपिक है उनको कवर करना है। तो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में अगला टॉपिक ले रहे हैं कि करंट कैरिंग वायर को अगर हम किसी फील्ड में रख देंगे तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, उसके बारे में हेडिंग बनाइए। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। आइए सीन समझते हैं। फोर्स का फॉर्मूला दैट इज एम इज आई एल इफेक्टिव बी साइन थीटा। फोर्स का फॉर्मूला आई एल बी साइन थीटा। अगर इसका वेक्टर में फॉर्मेट लिखेंगे दैट इज आई एल इफेक्टिव क्रॉस बी, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस हुआ इसका? करंट कैरिंग वायर, इसमें आई करंट चल रहा है जिसका इफेक्टिव लेंथ एल है, उसको अगर मैंने किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में रख दिया। शब्दों पर ध्यान दीजिए कि फोर्स किसकी वजह से लगता है, खुद के फील्ड की वजह से या दूसरे के फील्ड की वजह से? दूसरे के फील्ड की वजह से। मेक श्योर किसी भी ऑब्जेक्ट पर या किसी भी पार्टिकल पर खुद की वजह से खुद पे फोर्स नहीं लगता है। बताओ ना, हम लोग किससे इंप्रेस होते हैं? हमारे पर किसका असर होता है, खुद का कि दूसरों का? ऑब्वियसली दूसरों को देख के हम सोचते हैं ना वो कितना महान है, वो कितना अच्छा है। क्या बैठे बैठे खुद ही सोचते रहे तो मैं कितना महान हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, ऐसा सोचते हैं क्या? तो असर किसका हो रहा है भाई? खुद का कि दूसरों का? दूसरों का। मेक श्योर असर हमेशा दूसरों का होगा। तो मेक श्योर फोर्स हमेशा खुद के फील्ड की वजह से नहीं लगता, फोर्स हमेशा दूसरों के फील्ड की वजह से लगता है। और दूसरे सोर्स के फील्ड को टेक्निकली बोलते हैं एक्सटर्नल फील्ड। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल। फिर सुन लीजिए, करंट कैरिंग वायर जिसमें आई करंट है, जिसका इफेक्टिव लेंथ एल इफेक्टिव है, उसको किसी एक्सटर्नल फील्ड बी में रखा हुआ है तो उसमें फोर्स लगेगा आई एल बी साइन थीटा। ये फोर्स का प्लेन फॉर्मेट है और ये उसी फोर्स का वेक्टर फॉर्मेट हो जाएगा। इसमें थीटा ऑब्वियसली एल इफेक्टिव और बी वेक्टर के बीच का एंगल हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे एल इफेक्टिव टर्म यूज किया है। एल इफेक्टिव टर्म का मतलब हमें पता होना चाहिए। एल इफेक्टिव को मैंने वेक्टर बोला हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया? अगर मेरा करंट कैरिंग वायर स्ट्रेट होगा तो ठीक बात है, लेकिन अगर मेरा वायर कभी कभी मुड़ा हुआ होगा तो हमें उसके दोनों एंड्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस यूज करनी है। दैट विल बी द एल इफेक्टिव। शायद मैग्नेट में भी ऐसा होता था, बार मैग्नेट, याद है ना? हमें दोनों सिरों के बीच की मिनिमम लेंथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट टाइप, वो हमें यूज करना है। वो क्या हो जाएगा? एल इफेक्ट का वैल्यू हो जाएगा। और आप कह रहे हैं तो वेक्टर है, तो बहुत अगर ये वेक्टर है तो कोई ना कोई डायरेक्शन भी होना पड़ेगा। इसकी डायरेक्शन हमेशा ली जाएगी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। लिखे मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम minimum distance from initial to final end, from initial to final end। ठीक है, यानी वेक्टर भी शामिल हो गया उसमें, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल एंड। अपनी एल इफेक्टिव का मामला परमानेंट बताने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ही नहीं बचेगा। मान लो बच्चे ही मेरे पास कोई वायर है, करंट कैरिंग वायर है और इसमें करंट चल रही है आई। ऑब्वियसली कैसा वायर? स्ट्रेट वायर या मुड़ा हुआ तार है? मुड़ा हुआ तार है। और करंट के फ्लो से शायद आप जान पा रहे होंगे ये इनिशियल एंड हो रहा है और ये क्या हो रहा है? फाइनल एंड। करंट के फ्लो से इनिशियल, ये हो गया। अगर मुझे कभी इसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट करने का काम करना होगा तो मैं इसका एल इफेक्टिव क्या लूंगा? इनिशियल एंड से फाइनल एंड के बीच की ये डिस्टेंस मैं अपनी मैथमेटिकल नॉलेज से ही पता करूंगा, या तो एग्जामिनर दे देगा या मैं पता कर लूंगा। मैं अल्टीमेटली इस वाली लेंथ का यूज करूंगा और डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल, यानी क्या हो गया? क्या ये एल इफेक्टिव का रोल करेगा? ये मेरा कहने का मतलब है। मुझे एक्चुअल वायर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे हमेशा क्या करना है? एल इफेक्टिव वेक्टर में इंटरेस्ट है। या तो एग्जामिनर दे देगा या फिर हम लोग मैनेज कर लेंगे, इफेक्टिव लेंथ ले आएंगे। डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी तो वो इनिशियल से फाइनल एंड की तरफ रहेगी। दूसरी बात आप देख रहे होंगे कि
फोर्स जो आ रहा है वो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहा है, तो ऑब्वियसली क्या दोनों से परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। यस, यानी हम बोल सकते हैं फोर्स एल इफेक्टिव से भी परपेंडिकुलर होगा और फोर्स निश्चित बी से भी परपेंडिकुलर होगा। अगर आपके किसी सवाल में ऐसा नहीं हो रहा है तो आपका सवाल ही गलत हो सकता है, नियम तो गलत हो नहीं सकता। और आप देख रहे हैं मैंने यहाँ एल इफेक्टिव लिख दिया है। पता है एल इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट कब वैलिड है? जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, यानी कि एल इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट में ये बी कैसा होना चाहिए? कोई भी फील्ड की यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड। चलिए, बस जानकारी इतनी है, अब हमें इसके बारे में काम शुरू करना है। कल मुझसे एक बात पूछी गई थी, किसी बच्चे ने पूछा था, मैं वो भी यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। किसी बच्चे ने मेरे को पूछा था कि फोर्स का रीजन क्या है, ओरिजिन ऑफ द फोर्स क्या है। एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी दो सिमिलर नेचर के फील्ड आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो फोर्स जनरेट होता है। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो फोर्स बनेगा, दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो फोर्स बनेगा। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेगा तो फोर्स नहीं बनेगा। फिर सुन लीजिए, दो सिमिलर नेचर के फील्ड जब इंटरेक्ट करते हैं तो फोर्स बनता है। दो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्ट कर रहे हैं, फोर्स बनेगा। दो मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट कर रहे हैं, फोर्स बनेगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट कर रहा है, फोर्स नहीं बनेगा। आपको याद है कल अपन पढ़ रहे थे, कल परसों, क्यू बी साइन थीटा, याद है ना? तो मैं याद है इलेक्ट्रिक फोर्स वाज क्यू इनटू ई। ओके, ध्यान दीजिए, मैंने बोला था कि चार्ज रेस्ट में है चाहे मोशन में है, इलेक्ट्रिक फोर्स जरूर लगेगा। और मैग्नेटिक फोर्स के लिए चार्ज शुड बी इन रेस्ट या मोशन, मोशन, ऐसा कहा था आपने। उसका रीजन जानना तो जान सकते हैं, फॉर्मूला तो अपना काम कर ही रहा है। अगर आपको उसके पीछे का टेक्निकल एस्पेक्ट जानना तो जान सकते हैं क्या? क्या बताओ बॉस, अगर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई कर दिया और अगर आपका जो चार्ज है अगर वो चार्ज रेस्ट में, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो बना ही रहा होगा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया, क्या दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्ट कर रहे हैं, फोर्स बनेगा। और अगर आपका चार्ज मोशन में है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो बना ही रहा होगा। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगा रखा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वो चार्ज खुद प्रोड्यूस कर रहा है, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए फोर्स बन जाएगा। इधर आइए, अगर आपका चार्ज रेस्ट में है तो वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा। आपका चार्ज रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा। तो आपने तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, लेकिन जो चार्ज जिस पर आप फोर्स स्टडी कर रहे हैं वो केवल क्या बना रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। रेस्ट में है तो वो क्या बना रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक में इंटरेक्शन है, बोलिए फोर्स होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। इसीलिए जब चार्ज रेस्ट में था तो फोर्स नहीं लगा। जब आपका चार्ज मोशन में है तो आई थिंक दैट बिकम्स इक्विवेलेंट टू करंट, तो क्या वो भी मैग्नेटिक फील्ड बनाने लग जाता है? और जब आपका मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बनाने लग जाता है और एक भी आपने भी लगा रखा है, तो बोलिए क्या फोर्स बनने लग गया? यस। तो मुद्दा ये है कि अगर कभी पूछा जाए, अंदर की बात पूछी जाए कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ फोर्स, उसका रीजन क्या है, कैसे फोर्स ओरिजिनेट हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं जब जब दो सिमिलर फोर्स इंटरेक्ट करते हैं तब फोर्स बनता है। डिसिमिलर फोर्स इंटरेक्ट करेंगे, सॉरी फोर्स नहीं, सॉरी फील्ड। दो डिसिमिलर फील्ड अगर इंटरेक्ट करेंगे तो फोर्स नहीं बनेगा, सिमिलर फील्ड इंटरेक्ट करेंगे तो फोर्स बनेगा। क्लियर? चलिए, और शायद अब तो इसका रीजन भी जानते होंगे, करंट कैरिंग वायर फोर्स क्यों लगेगा? करंट कैरिंग वायर खुद भी बी बनाता है। कम ऑन, करंट कैरिंग वायर खुद भी बी बनाता है और एक बी आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या दो मैग्नेटिक फील्ड कम ऑन इंटरेक्ट करेंगे, और इंटरेक्ट करेंगे तो क्या फोर्स बनना ही चाहिए। तो भाइयों, फोर्स का फॉर्मूला इतना ही है, इसमें जानकारी इतनी है, वो हमें इसके ऊपर काम करना है। चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। और हाँ हाँ, एक बात है ना, यहाँ से तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी भाई, वैल्यू तो आ जाएगी। फोर्स की डायरेक्शन के लिए क्या करना है? वही राइट हैंड पहले बताया था, याद है ना? क्या करना है? पहले से हाथ घुमा के पहले तो बी की तरफ, और अंगूठा कहाँ था? करंट की तरफ। इसमें करंट की तरफ करने की बजाय क्या एल इफेक्टिव की तरफ कर लेंगे? यस, क्योंकि अल्टीमेटली करंट यूं घूम घाम के अल्टीमेटली इसी डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो अंगूठा रियल करंट की तरफ कर लेना या एल इफेक्टिव की तरफ कर लेना अगर वायर मुड़ा होगा। क्लियर? चलिए कार्यक्रम शुरू। अब इसके बारे में वेरियस जो क्वेश्चन पॉसिबल है वो करने जा रहे हैं। जहां की बनाए ये बी, एक तार, दो तार, लेट इज तीन तार। क्लियरिटी के लिए लिखा नहीं है, हर एक तार में करंट को आई मान लेते हैं। और सारे तार कैसे हैं? टेढ़े मेढ़े की स्ट्रेट वायर है? सारे तार स्ट्रेट वायर हैं, सब में करंट को आई मान लेते हैं, हर एक वायर की लेंथ को एल मान लेते हैं। क्लियरिटी के लिए लिख नहीं रहा हूं मैं यहाँ पर। और मुझे ज्यादा प्रैक्टिस करानी तो मैंने एक ही फोटो में तीन डायग्राम बना दिए। एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म फील्ड इज देयर बी वैल्यू का, और उस बी वैल्यू के मैग्नेटिक फील्ड में मैंने तीन तार रख दिए हैं। हमें मिलजुल करके तय करना है कि किस तार पे कितना फोर्स लगेगा, वैल्यू क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी। शुरुआत करते हैं। शुरुआत में ऐसा ही करें, फिर अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ा देंगे। चलिए शुरू करें बच्चे, आओ। यस, पहले वाले पे आना, F1 कम ऑन, आई एल बी, क्या साइन जीरो? देखो देखो, एल और बी के दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो बोलिए फोर्स नहीं लगा ना? फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। यार फोर्स लगता तो मैं आपसे डायरेक्शन की चर्चा कर लेता, लेकिन आपने कहा फोर्स नहीं तो मजे करिए, फोर्स ही नहीं तो आगे बात करना बेकार। F2 पे चले, F2 आई एल बी साइन 90, एल
एल और बी क्या फर्स्ट क्लास 90 हो रहा है, साइन 90, फोर्स लगेगा कि जोरदार लगेगा, जोरदार लगेगा, और जोरदार फोर्स लग गया। जोरदार फोर्स कितना लग गया बेटे, आई एल बी, फोर्स की वैल्यू आ गई। मैंने कहा भाई डायरेक्शन लगी, डायरेक्शन के लिए राइट हैंड घुमाएंगे, सबसे पहले तो बी की तरफ फिंगर्स को यूं बिना दिमाग लगाए कर दिया, उसके बाद हाथ को ऐसा एडजस्ट करो कि अंगूठा करंट की तरफ हो जाए। क्या ये अच्छा है? थोड़ा कष्ट होगा लेकिन क्या ये अच्छा है? बोलिए फोर्स कहाँ आ रहा है, डॉट, क्या बोलते हैं, नॉर्मल एंड आउटवर्ड। तो मैं यहाँ डॉट लिख दूं, और अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन लिख रहा हूँ तो फिर यहाँ वेक्टर लगा देता हूँ, आ जाएगा सबसे अच्छा, है ना। चलिए आगे बढ़े जवान। F3 आई एल बी और साइन, कमान, क्या साइन 30, एल और बी में साइन 30 हो रहा है, आई एल बी साइन 30, कितना फोर्स लग गया, आई एल बी बाई 2, ये फोर्स लग गया। अब ये फोर्स लग गया है, फोर्स की वैल्यू आ गई है, फोर्स की डायरेक्शन के लिए क्या कर रहे हैं, क्या राइट हैंड कर रहे हैं, यस, क्या डायरेक्शन आ रही है, क्रॉस आ रही है, क्या कर रहे हैं आप लोग, राइट हैंड लगा रहे होंगे। अगर आप राइट हैंड लगा के क्रॉस डायरेक्शन बोल रहे हैं तो गलत आंसर है। यस, अभी आपको राइट हैंड नियम लगाने का अधिकार ही नहीं है, कारण समझ लीजिए। राइट हैंड नियम के लिए शायद बी और करंट आपस में 90 पे होना चाहिए। यस, बी और करंट 90 पे है कि नहीं है, नहीं है, तो आप जबरदस्ती हाथ घुमा के अगर डायरेक्शन ला भी रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। आपका आंसर सही हो सकता है लेकिन आपका प्रोसीजर गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि जब भी अपन फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे तो बी और करंट ने क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो अब क्या करें, मुझे डायरेक्शन तो निकाल ली ना किस तरह से, क्या कंपोनेंट कर लें, यस, कैसे, ये देखो, इस एल का ये कंपोनेंट तो यूं हो जाएगा और ये कंपोनेंट यूं हो जाएगा। अब आप अंगूठा जो करंट की तरफ करते थे ना, आप उस वाले एल इफेक्टिव तरफ कर लीजिए जो कि वास्तव में फोर्स के लिए जिम्मेदार है। क्या लगता है कौन सा कंपोनेंट फोर्स के लिए जिम्मेदार है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? समझ में आता है, कॉमन सेंस, अब तो कर सकते हैं क्या, अब लग जाएगा अपना ये नियम, यस बोलिए, ये सीन बढ़िया है क्या। बी और क्या अंगूठा मैंने इफेक्टिव लेंथ की तरफ कर लिया है, यस, इफेक्टिव लेंथ मतलब वो कंपोनेंट ऑफ लेंथ जो कि वास्तव में जिम्मेदार है, सही बात है। तो बोलिए फोर्स कहाँ आ रहा है, इनवर्ड, इनवर्ड बोले तो क्रॉस। और मुझे याद है आपने नियम लगा के क्रॉस ही बताया था ना, क्रॉस ही बताया था, तो आपका आंसर क्रॉस बिल्कुल सही था, लेकिन वो नियम लगाना ही गलत था, क्योंकि नियम लगाने का अधिकार केवल कब है, जब आई और बी में 90। चलिए आंसर आ गए हैं। अगला सवाल, यूनिफॉर्म बी क्रॉस, एक तार, दो तार एंड लेट इट इज तीन तार, लगभग पहले जैसा ही मामला है, बस जानबूझ के मैंने फील्ड की डायरेक्शन क्रॉस ले ली, कुछ बातें करनी है। फोटो बना लें, कष्ट होगा तब भी बनाना है, फोटो बना लें, शाबाश। चलो कार्यक्रम शुरू करते हैं। मैंने ऊपर लिख दिया है कि जहां पर भी ये सब तीनों तार है वहां पे क्या यूनिफॉर्म फील्ड बी है, क्रॉस नेचर का फील्ड है, हो गया, यस। एक एक तारों पढ़ के काम शुरू करते हैं, आ जाओ मदद करो मेरी, F1 कम, आई एल बी और साइन 0 या 90, 90 पता लगता है ना, तार बोर्ड के प्लेन में है और बी बोर्ड के अंदर में है भाई साहब, तो बोलिए साइन 90। फोर्स लग गया कितना, आई एल बी, फोर्स लग गया। फोर्स की डायरेक्शन निकालना है, क्या राइट हैंड नियम लगा दे, आ जाओ फटाफट से, कम ऑन, सबसे पहले तो फिंगर्स को ऐसे बोल के यूं करके, हाँ भगवान का नाम लिख बोले के यूं, हो गया, और उसके बाद यूं, क्या ये बढ़िया है क्या। बोलिए फोर्स कहाँ आ रहा है, क्या बोर्ड के प्लेन में अपवर्ड, बोर्ड के प्लेन में और अपवर्ड आ रहा है बच्चा, आ रहा है। चलिए तो मैं फोटो में ऐसा बना रहा हूँ, संभाल लोगे ना थोड़ा सा, आगे बढ़े जवानों। F2 आई एल बी साइन, इस बार साइन एंगल कितना, कमान, नहीं नहीं पिछले सवाल में 90 था, नहीं नहीं पिछले में तो 90 था, इसमें क्या, इसमें भी 90, सब बोल रहे तो लिखता हूँ, गलत होगा तो आपकी मर्जी है। चलिए आई एल बी आ गया, फोर्स वापस से डायरेक्शन निकाल लें, पहले तो वही भगवान का नाम लेके ये, और उसके बाद अंगूठा, क्या ये अच्छा है क्या, बोर्ड के प्लेन में क्या राइटवर्ड आ रहा है क्या, थोड़ा कष्ट होगा लेकिन बना के देख लो, ये देखिए आ गया भी आंसर। चले F3 के बारे में, आई एल बी साइन, कमान, साइन 30 या 60, नहीं नहीं यहाँ 30 लिखा हुआ, यहाँ 30 लिखा है, 90 आएगा, श्योर, वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला आपने। 30 का इस सवाल में कोई यूज नहीं है, वो आपको जब उसी एक तरह से मिसगाइड करने के लिए दिया हुआ है। अरे 30 वास्तव में क्या है, वो एल का एक्स के साथ या हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है। 60 वास्तव में क्या है, वो एल का वर्टिकल के साथ एंगल है। हमें एल का बी के साथ एंगल चाहिए, मेरा फॉर्मूला मुझे क्या सिखाता है, मुझे एल का किसी दुनिया के साथ एंगल नहीं चाहिए, मुझे एल का सिर्फ बी के साथ एंगल चाहिए। और आप देख रहे हैं एल तो बोर्ड के प्लेन में है और बी तो बोर्ड के अंदर में है, तो ऑब्वियसली यार दोनों में कितना हो जाएगा, 90। समझ गए ना, 30 का कोई रोल नहीं है जिससे कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दे देंगे, क्योंकि देखो ना
यार बच्चे दिमाग लगाते हैं 30 तो नहीं यूज करेंगे 60 यूज करेंगे ना, उनको लगता है 30 तो दिया हुआ है तो कुछ तो करेंगे अपन भी। लगता है ना बच्चों को तरह तरह के विचार आते हैं मन में कि भाई 30 तो दिया है यानी कुछ तो चला कि अपन 60 यूज करते हैं। लेकिन ध्यान देना 30 ना 60 और क्या 90 ये आ गया। मुझे बताइए फोर्स की डायरेक्शन के लिए डायरेक्ट काम होगा या कंपोनेंट करें? नालायक कौन डायरेक्ट काम होगा? हाँ नहीं ना अभी तो बोले कंपोनेंट करेंगे। तुम 90 लिखो है ना मेरे को, तो फिर इसका मतलब डायरेक्ट काम होगा ना। मतलब जहां कंपोनेंट करने थे वहां नहीं कर रहे थे और अब नहीं करने तो बोले नहीं कंपोनेंट करेंगे हम तो। हाँ यही तो लफड़ा है तुम लोगों को, इधर दिमाग लगाना है वहां तो नहीं लगाएंगे, जहां नहीं लगाना वहां लगा रहे हैं। मेरे ख्याल से 90 एंगल आपने बोला है ना भाई, तो अगर 90 एंगल बोल दिया तो कंपोनेंट की जरूरत नहीं है। आ जाओ ऐसा करके यूं, क्या यूं? और क्या ये अच्छा है क्या? क्या ये अच्छा है क्या? अपवर्ड या समथिंग टेढ़ा? हाउ मच टेढ़ा? वेरी गुड, जब भी टेढ़ा जहां भी टेढ़ा 90 टेढ़ा, दिस इज एफएम। उसका प्रॉपर शब्द नहीं है, अपन देखेंगे उन्होंने चार ऑप्शन में किस तरह दिखाया है, अकॉर्डिंगली काम करेंगे। फिलहाल अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या बोल दूं, हॉरिजॉन्टल से 120 पर, हॉरिजॉन्टल से 120 पर, या यूं बोल दूं प्लस एक्स से 120 पर, क्या बोल दूं माइनस एक्स से 60 पर। अगर ये प्लस एक्स है बच्चे तो प्लस एक्स से 120 पर, क्या बोल दूं माइनस एक्स से 60 पर। समझ में आ जाएगा ना? तो बस फोटो बना दी, बाकी संभाल लो। अगला क्वेश्चन। यूनिफॉर्म फील्ड है बी, क्रॉस नेचर का मान लेते हैं। यूनिफॉर्म फील्ड भी है क्रॉस नेचर का। ये देखिए ये वायर, ये आर रेडियस और आई करंट चल रहा है फर्स्ट क्लास। एक वायर है जो कि हाफ सर्कल के फॉर्म में है आर रेडियस का। मुझे पूछे इसके ऊपर फोर्स का वैल्यू और फॉर्मूला कितना रहेगा, वैल्यू और डायरेक्शन क्या रहेगा। आओ काम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि आप जान ही रहे होंगे, इस बार मुड़ा हुआ तार है तो मुझे इफेक्टिव लेंथ पे काम करना है। क्या ये इफेक्टिव लेंथ होगा? इफेक्टिव लेंथ ही हो जाएगा। चलो काम शुरू कर देते हैं। फोर्स इज आई, एल, एल के नाम पे 2r, बी, और हाँ साइन, साइन कितना 90, क्योंकि इफेक्ट लेंथ बोर्ड के प्लेन में है और बी अंदर है तो साइन 90। फोर्स की वैल्यू आ गई बेटे कितनी, 2i बी आर। ये फोर्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। फोर्स की वैल्यू आ गई है, फोर्स की डायरेक्शन निकालना है। मुझे बता दीजिए अंगूठा कहाँ करना है, रियल करंट की तरफ या इफेक्टिव करंट की तरफ, ये मुझे बताना। क्योंकि रियल करंट की तरफ करेंगे तो कहीं ना कहीं यूं लगेगा कि बी क्या इधर करना चाहिए ना, नहीं नहीं नहीं, इफेक्टिव लेंथ ही है ना, तो वास्तव में सीन क्या होगा, ये सीन होने वाला है। पता लग रहा है कि सबको? बोलिए फोर्स समथिंग टेढ़ा या प्योर अपवर्ड? यस, समथिंग टेढ़ा नहीं है, प्योर अपवर्ड है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ये सवाल लेने का मेरा टारगेट क्या था, अभी तक तो आपके पास स्ट्रेट स्ट्रेट वायर थे तो वहां तो एक्चुअल लेंथ और इफेक्टिव लेंथ सब सेम ही थी। ये सवाल मुड़े हुए तार का लिया है, इसमें ऑब्वियसली इफेक्टिव लेंथ और एक्चुअल लेंथ अलग अलग है, तो हमें किसको काम में लेना होगा, इफेक्टिव लेंथ को। अच्छा एक बात है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना इफेक्टिव लेंथ ले लो। इफेक्टिव लेंथ का कॉन्सेप्ट जनरेट कहाँ से हुआ है, ये इस तरह से जनरेट हुआ है। जैसे मान लीजिए इस पूरे हाफ सर्कल को आप छोटे छोटे एलिमेंट पकड़ते हैं, पता है क्या होगा, जैसे मान लो इतना एलिमेंट पकड़ते इतना इतना इतना, चलो तो क्या होगा, इतने एलिमेंट पे इस वाले पे क्या फोर्स यूं लगता, इस वाले पे फोर्स यूं लगता, इस वाले पे फोर्स यूं लगता, इस वाले पे फोर्स यूं लगता, इस पे यूं, यूं और यूं लगता। तो जरा सोचिए कि सारे फोर्स के क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपस में कैंसिल होते, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल होते और वर्टिकल कंपोनेंट होते, तो अल्टीमेटली आमने सामने के सारे फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल, सबके वर्टिकल 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 जुड़ेंगे, तो बोलिए क्या नेट फोर्स वाकई में प्योर वर्टिकल आ ही जाएगा? यस। तो अल्टीमेटली अंदर की बात यही है, इसीलिए हम लोगों ने सीधा क्या बोल दिया आपको, यार एक्चुअल तार के चक्कर में पड़ो ही मत, आप तो सीधा क्या पकड़ लो, इफेक्ट लेंथ पकड़ लो, ताकि एक ही बार में आंसर भी आ जाएगा और एक ही बार में डायरेक्शन भी आपको आ जाएगी। आपको इतना अलग अलग एलिमेंट सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चल ये भी आप कर लेंगे। यूनिफॉर्म बी क्रॉस, यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर ये सब क्या है, करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग क्लोज लूप, करंट कैरिंग क्लोज लूप, एंड वेदर इट इज सर्कल स्क्वायर ट्राइंगल या टेढ़ा मेढ़ा वट एवर शेप यू आर, यस एल इफेक्टिव जीरो। तो बोलिए क्या मैं कह दूं, नेट फोर्स ऑन लूप दैट इज जीरो, नेट फोर्स ऑन लूप इज जीरो।
यानी मैंने आपको ये मैसेज देने की कोशिश करी है, यूनिफॉर्म फील्ड में अगर कोई भी शेप का करंट कैरिंग क्लोज लूप रखा रहेगा और अगर आपने पूछा कि इस क्लोज लूप पे नेट फोर्स कैलकुलेट करिए, मैं पेन भी नहीं चलाने वाला, मैं बिना काम के आंसर बोलूंगा जीरो। बट मेक श्योर आज के बाद आंसर जीरो जरूर बोल देना, लेकिन ये इंश्योर कर लेना कि फील्ड मस्ट बी यूनिफॉर्म। यस, क्योंकि आपको याद है एल इफेक्टिव जीरो बोल के आप फोर्स जीरो लाए हैं, और एल इफेक्टिव का मामला वैलिड ही कब है, हमेशा या यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म फील्ड होगा तो आपका लॉजिक चलेगा। देखो देखो, यूनिफॉर्म फील्ड है तो आपका लॉजिक चलेगा। अगर बाई दी वे कोई सवाल में यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है तो ये लॉजिक चलेगा कि फ्लोप है, फ्लोप है। फिर वो टाइम पे देखेंगे क्या करेंगे, अभी सवालों में सब आ जाएगा। तो ये नियम जरूर लगाएं, लेकिन केवल कब लगाना है, जब यूनिफॉर्म फील्ड हो। मैं यूनिफॉर्म के लिए इतना कंस्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, मैं यूनिफॉर्म के लिए इतना क्यों जोर दे रहा हूँ, उसका कारण समझना है तो सुन लीजिए आप लोग, इससे दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए स्क्वायर है ना, स्क्वायर को मैं स्क्वायर मानने के बजाय चार तार मान लेता हूँ, एक तार, दो तार, तीन तार और चार तार, हो गया। जरा सोच के देखिए, इस फील्ड में अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन निकालूं तो बी और ये, इसमें फोर्स कैसा होगा, यूं 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 और यूं। मानते हो आप चारों तारों पे? यार आप चाहते हो ये और ये फोर्स मिलके जीरो हो जाए, वो कब पॉसिबल है? देखो ना, आई थिंक दोनों के लिए करंट सेम है, इस तार में आई एल भी करेंगे ना, इसमें जितना आई है उतना ही इसमें है, जितना लेंथ इसका उतना लेंथ इसका है, पता लग रहा है ना, क्योंकि दोनों स्क्वायर है। और अगर यहाँ पर फील्ड B1 होता और यहाँ फील्ड B2 होता तो यहाँ फोर्स बनता ILB1, यहाँ बनता ILB2। दोनों अपोजिट होने के बाद भी नेट जीरो नहीं बन पाता। लेकिन अगर वहां भी फोर्स ILB बने और यहाँ भी फोर्स ILB बने, क्या वाकई में नेट जीरो हो जाएगा? इसी प्रकार से ये दोनों फोर्स भी बैलेंस कब हो पाएंगे, ये दोनों फोर्स इक्वल कब हो पाएंगे, जब यहाँ पर जितना फील्ड हो वहां पर भी उतना फील्ड हो। इसका मतलब क्लोज लूप में नेट फोर्स जीरो जरूर आता है, लेकिन कब आता है, जब आपका फील्ड कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म फील्ड। मेक श्योर, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर फील्ड यूनिफॉर्म ना हो तो फिर आप जीरो मत बोलना। अब कोई मुझसे सवाल पूछ सकता है, बोले सर यूनिफॉर्म फील्ड नहीं होगा तो फिर जीरो नहीं बोलना, ठीक है मान लिया जीरो नहीं बोलना, बोले फिर आंसर कैसे लाएंगे? आंसर कैसे लाएंगे? लूप को लूप नहीं मानेंगे, फिर लूप को लूप नहीं मानेंगे, लूप को क्या अलग अलग तार मानेंगे? यस, तीन तार, चार तार, पांच तार, जितनी भी अलग अलग तार होंगे वो मानेंगे। हर तार का ILB साइन थीटा मैनेज करेंगे और वेक्टर सम करके फिर जो भी आंसर आना होगा वो आ जाएगा। सुन ले समझ? चल, अब अगर आपने ये बात समझ ली है तो यूज करते हैं इसको। आइए, अब क्योंकि आपको ये मैसेज मिल गया है तो इस मैसेज को यूज करके तरह तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि इंजीनियरिंग में अब एक क्वेश्चन बोलता हूं आपको, उन्होंने एक झांकी बना के दिया था, आप भी झांकी बनाए, आई करंट चल रहा है एकदम चकाचक, एंड दिस वाज यूनिफॉर्म बी, ए, बी और सी। यस, बिल्कुल यही मार्किंग कर लेना, मैं इसी के हिसाब से लिखूंगा ना। ट्राइंगल है बेटे, ए, बी और सी, करंट कैरिंग हो गया, और फर्स्ट क्लास यूनिफॉर्म भी रखा हुआ। यस, क्या आप मुझे बताएंगे, उन्होंने नहीं पूछा मैं ही पूछ रहा हूँ, क्या मुझे बताएंगे इस ट्रायंगुलर करंट कैरिंग क्लोज लूप पे नेट फोर्स जीरो या नॉन जीरो? जीरो या नॉन जीरो? जीरो आएगा ना, अबे कहाँ बैठे हो, यूनिफॉर्म। यस, तो बोलिए लूप पे नेट फोर्स जीरो आएगा ना। यस, ये हमारे पास मैसेज है, उसने नहीं पूछा, उसने क्या बोला कि इफ फोर्स ऑन वायर ए बी इज एफ, देन फोर्स ऑन वायर बी सी, बोले ये कितना होगा, ये पूछा। उसने बोला कि इस लूप में वायर ए बी के ऊपर लगने वाला फोर्स अगर एफ है तो वायर बी सी पे फोर्स कितना होगा। अब इस सवाल का हिसाब क्या है जरा समझिए। यस, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं, करंट यू और करंट यू और क्या करंट यू चल रहा होगा। यस, एक बात बताओ, मेरे दिमाग में पहले से भरा हुआ है कि तीनों तारों का नेट फोर्स जीरो है, मेरे पास ऑलरेडी मैसेज है कि तीनों तारों का नेट फोर्स जीरो है, तो मुझे पता है तीन फोर्स का नेट जीरो है, और क्या तीन में से ये फोर्स तो वैसे ही जीरो है। कम ऑन, एल और बी 180, क्या तीन में से एक फोर्स तो वैसे ही जीरो है? तो पहले मैं समझ रहा था कि यार तीन फोर्स का सुपरपोजिशन जीरो है, अभी अभी मेरे को समझ में आया कि तीन नहीं, दो फोर्स का सुपरपोजिशन जीरो है, और अगर दो फोर्स का सुपरपोजिशन जीरो है तो दोनों की वैल्यू बराबर और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट, तो क्या वो माइनस एफ हो जाएगा? यस, इस बात पे सवाल है, पूरा लिख के देता हूँ। एफ लूप जीरो है, इसलिए एफ ए बी एफ सी ए दैट इज जीरो, और ये तो वैसे ही सी ए वाला तो जीरो हो गया, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपसे एफ बी सी इज माइनस एफ ए बी, एंड दैट इज माइनस एफ। ये सब मुझे आपको नोट्स लिखवाने के लिए लिखना पड़ रहा है, क्या आप वर्बली हिसाब कर पाएंगे एग्जाम में? मुझे आपको सिस्टमेटिक नोट्स देने इसलिए लिखना पड़ रहा है, क्या वर्बली हो जाएगा? दिमाग में क्या इस तरह के विचार आने चाहिए कि यार ये पूरा क्लोज लूप है, यूनिफॉर्म है, यानी नेट फोर्स जीरो होगा।
3 फोर्स का नेट 0 है, लेकिन वास्तव में 2 ही फोर्स का नेट 0 है, क्योंकि एक तो वैसे ही 0 है। तो 2 फोर्स का नेट अगर 0 है तो एक ने 10 होना है तो दूसरे को -10 होना पड़ेगा, एक ने 5 है तो दूसरे को -5 ही होना पड़ेगा। चॉइस नहीं है आपके पास, तो अगर एक ने F होना है तो दूसरे को -F होना ही पड़ेगा। ये जेई का क्वेश्चन है। इससे बेटर क्वेश्चन अपने नीट में आया हुआ है, लिख दें प्लीज फटाफट से। अपने नीट में एक क्वेश्चन था कि F1 F2 एंड दिस वाज F3 और फर्स्ट क्लास यूनिफॉर्म फील्ड बी में रखे हुए। होगा कुछ करंट कैरिंग वायर मान लेते हैं आई, ठीक है, ओके। और हमसे क्या पूछा गया एग्जाम में? F4 क्वेश्चन मार्क। क्या क्या दिख रहा है बच्चा अपने को? ये इज इट करंट कैरिंग क्लोज लूप? इज इट करंट कैरिंग क्लोज लूप? यस। रेगुलर शेप या इरेगुलर शेप? इरेगुलर है ना, टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन कोई बात नहीं। कहां बैठे हो? यूनिफॉर्म। बोलिए, पूरे लूप पे नेट फोर्स क्या 0 होगा? होगा कि होकर ही रहेगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी शेप क्या है, आप स्क्वायर हो कि ट्रायंगल हो कि टेढ़े मेढ़े हो। अगर आप करंट कैरिंग क्लोज लूप हो और अगर आप यूनिफॉर्म फील्ड में बैठे हो तो कुछ भी हो जाए नेट फोर्स तो 0 होगा। अब नेट फोर्स तो 0 का ये मैसेज मेरे पास ऑलरेडी है, उन्होंने 3 तारों पे फोर्स दे दिया और चौथे तार का फोर्स पूछ लिया, कॉमन सेंस उसी बात पे काम होगा। यू नो एफ नेट ये कंफर्म कितना है? 0 है। तो बस आ जाओ, अगर मैं पूरा सिस्टमेटिक इसको लिखता हूँ आंसर तो वैसे आ ही जाएगा वहां से, पर अगर पूरा ढंग से लिखते हैं रिप्रेजेंट करते हुए तो F4 इज माइनस, ये हो रहा है। और अगर ये हो रहा है तो उसने वैल्यू मांगी केवल F4 की, तो वैल्यू मांगना है तो मोड मोड खेल जाते हैं, F1 F2 और F3 के नेट का मोड। यानी कि जो अकेला F4 है ना, वो वैल्यू में इन तीनों के नेट के बराबर होगा, वो इन तीनों के नेट के बराबर होगा। इन तीनों का नेट मैनेज करना बहुत आसान है मेरे लिए। क्यों आसान है, जरा आ जाओ। यस, क्या देख रहे हैं? F1 F2 जस्ट अपोजिट। यस, तो ऑब्वियसली डिफरेंस करना पड़ेगा। क्या मैं कह दूं F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर प्लस F3 का होल स्क्वायर? बोलो, आता है समझ में? F1 माइनस F2 और जो उनका रिजल्ट आएगा वो F3 के साथ क्या परपेंडिकुलर होगा ना, तो F1 माइनस F2 और F3 का क्या पाइथागोरस कर दिया मैंने, आंसर आ गया। मैंने यहां लिखा है F1 माइनस F2। क्या मैं श्योर था F1 ही ज्यादा है? क्या हम श्योर थे F1 ही ज्यादा है? क्यों, इतना श्योर क्यों थे? लेंथ, ऑब्वियसली करंट सेम, माहौल सेम, ऑब्वियसली इसकी लेंथ ज्यादा, तो ऑब्वियसली फोर्स ज्यादा था। वैसे अगर यहाँ F2 माइनस F1 लिख भी दे तो भी फर्क तो नहीं पड़ेगा, स्क्वायर होने जा रहा है ना। अबे पॉजिटिव का स्क्वायर ही वही रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एग्जाम में हमें तो ज्यादा अच्छी बात पता होनी चाहिए, तो अगर मैं F2 माइनस F1 का होल स्क्वायर भी लिख दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अंदर अंदर हमें पता है कि F1 ज्यादा है और F2 कम है। आप समझिए दोनों सवाल, ये भी जेई का, ये ट्रिपल का, ये दोनों सवाल किस इंटेंशन से बनाए गए हैं? मुझे लगता है दोनों सवाल सिर्फ और सिर्फ इस इंटेंशन से बनाए गए हैं कि बच्चे के पास पहले से मैसेज होना चाहिए, करंट कैरिंग क्लोज लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड, कोई सा भी शेप हो, कुछ भी हो जाए, नेट फोर्स 0 होगा। इस मैसेज के बाद ही सवाल हो पाएगा, वरना ये सवाल नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए मैं हूं, अगर मैं सोचता हूँ कि नहीं मैं तो मैसेज वैसेज क्यों याद करूं, मैं नहीं याद करूंगा, तुमने पूछा इस पे फोर्स निकालो तो मैं अलग से निकाल लूंगा। निकाल लो, कहां से फोर्स निकाल लोगे इस पे अलग से? क्या मेरे पास इनकी डायमेंशन वगैरह है क्या? एग्जाम में कोई L1 या कुछ भी लेंथ वेंथ नहीं था, ये एंगल कितना है एग्जाम में कुछ भी नहीं था, तो मैं चाहूं तब भी ILB साइन थीटा से अकेले स्टार का फोर्स नहीं निकाल सकता। जैसे मान लो मैं सोचूंगा ना कि नहीं मैं तो ये कॉन्सेप्ट याद नहीं करूंगा, मेरे को तो ILB साइन थीटा आता है, मैं कर लूंगा खुद। कहां से करेगा भाई? तेरे पास लेंथ की एग्जैक्ट डिटेल होनी चाहिए, तेरे पास बी की वैल्यू होनी चाहिए, तेरे पास एंगल शेंगल होना चाहिए, कुछ भी तो नहीं दे रखा। तो अगर मैं चाहूं तब भी ILB साइन थीटा से काम नहीं कर सकता। सो द ओनली थिंग इज दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन मैसेज कि पूरे लूप पे नेट फोर्स 0 होता है, वो याद है तो ये हो जाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। एक बात, ये तो आपने बोला पूरे लूप पे नेट फोर्स 0 होता है, मुझे कुछ और बात करनी है आपसे, बैठा रहा हूं मैं, ठीक है, इधर आओ। एग्जाम में बेटे ये एंगल 60 डिग्री भी दिया है, मुझे बताइए अभी इस लूप पे नेट फोर्स 0 है क्या? हूं क्या कर रहे हो बे? लूप पे नेट फोर्स 0 है पक्का? ओके। मान लीजिए यहाँ 2 एम्पियर करंट चल रही थी इस लूप में, नेट फोर्स 0 है। अगर मैं करंट डबल करता हूँ, कमान कमान कमान, नहीं नहीं करंट डबल कर दिया, करंट को 10 एम्पियर किया, कमान, और 1 एम्पियर किया तो 0। क्लियर? करंट को मैं कम करूं चाहे ज्यादा करूं, नेट फोर्स विल बी 0।
करंट अभी क्लॉकवाइज घूम रही है ना यार, एंटी क्लॉकवाइज करता हूँ, तुम 0 रहेगा। ओके, ये एंगल 60 की वजह अगर 30 होता तो यस, ये सब मुझे मैसेज आपको देना है। इफ यू आर करंट करिंग क्लोज लूप, आप स्क्वायर हो कि ट्रायंगल हो कि रेक्टेंगल हो, फर्क नहीं पड़ता। करंट क्लॉकवाइज थी कि एंटी क्लॉकवाइज थी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। करंट 2 एम्पियर थी कि 10 एम्पियर थी कि 4 एम्पियर थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लूप में कौन सी साइड कितनी थी, एंगल शेंगल क्या थे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ मैं ये क्या देख रहा हूं कि आप करंट कैरिंग क्लोज लूप हो, कहां बैठे हो, यूनिफॉर्म फील्ड, मैं पेन नहीं चलाने वाला, नेट फोर्स विल बी 0। इज इट क्लियर? क्लियर है? चलिए अगला सवाल। क्लियर है तो फिर अगला सवाल देखते हैं, कितना क्लियर है पता लगेगा। देखें, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर लूप, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर लूप made of uniform wire, made of uniform wire is placed in uniform B, B मतलब magnetic field, uniform B as shown, uniform B as shown, then find net force on loop, find net force on loop। एग्जाम में ये झांकी दिया हुआ था, झांकी बना ले, चर्चा करेंगे। और साइड है ना L है, साइड कितनी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल लूप है, साइड उसकी L है, और ये सीन हमें, और हाँ यूनिफॉर्म फील्ड क्रॉस नेचर का। फोटो बना लीजिए, चर्चा शुरू करते हैं। हाँ बच्चे ध्यान दीजिए, मैंने जो ये बाहर जो एक्स्ट्रा वायर दिखा रहे हैं ना, ये वाले वायर, इन पे फोर्स की बात नहीं हो रही। फोर्स की बात किस पे करनी, केवल ये जो ट्रायंगल शेप का लूप है, केवल इस पे फोर्स निकालने जा रहे हैं। और ये लूप कहाँ रखा है, फील्ड या यूनिफॉर्म फील्ड? यूनिफॉर्म फील्ड। बोलिए नेट फोर्स 0 कि नॉन जीरो? नॉन जीरो। वेरी गुड, नॉन जीरो ही होगा। ध्यान दें, ध्यान दें, ये करंट कैरिंग क्लोज लूप है ही नहीं। क्यों नहीं? आप तो सर्किट पढ़ के आए ना, तो आपको समझ में आता होगा। जो आई करंट यहाँ से एंटर करेगा वो कहाँ जाएगा, एक रास्ता में कि बंटवारा? बंटवारा आई थिंक कुछ इधर जाएगा बेटे और कुछ इधर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? यस। और क्या हम तो बंटवारा भी कर सकते हैं, बंटवारा भी कर सकते हैं। कैसे? आओ कौन, यूनिफॉर्म वायर, यानी कि अगर इसका रेजिस्टेंस R है तो इसका रेजिस्टेंस 2R, पता लगता है ना? तो ऊपर और नीचे का रेजिस्टेंस का रेशियो कितना हो गया? 2:1। करंट का बंटवारा कम ऑन 1:2। क्या डायरेक्ट छाप दूं, संभाल लोगे? बोलो इसमें कितना करंट जाएगा? 1:2 बोले तो I/3। और इसमें क्या, सबको समझ में आता है ना? यस। ओके, तुमने अपनी सर्किट की नॉलेज से सब कर लिया। मुझे बताइए इस लूप पे नेट फोर्स 0 बोलना है कि नहीं? नहीं बोलना। कारण क्या, ये क्लोज लूप नहीं है क्या? है, लेकिन इसको मैं करंट कैरिंग क्लोज लूप नहीं मानने वाला। कारण, किसी भी क्लोज लूप को क्लोज लूप तब मानते हैं जब पूरे लूप में सेम करंट सेम डायरेक्शन में घूमे, चाहे वो यूं घूमे चाहे वो यूं घूमे। मुद्दा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का नहीं है, पूरे क्लोज लूप में सेम करंट सेम डायरेक्शन में घूमे तब मैं उसको क्लोज लूप मानता हूं, वरना मैं इसको क्लोज लूप नहीं मानता। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो डायग्राम बनाया था, या जो भी है, क्या पूरे क्लोज लूप में सेम करंट सेम डायरेक्शन में चल रहा है ना? तो ये मेरी नजर में करंट कैरिंग क्लोज लूप है, ये करंट कैरिंग क्लोज लूप नहीं है। तो बोलिए नेट फोर्स 0 बोलना है कि नहीं? नहीं बोलना। और नहीं बोलना तो काम तो करना है, आंसर तो लाना है। किस तरह से क्या करें? आई थिंक हमें लूप के ऊपर फोर्स निकालना है। दो पार्ट मान लें, दिस इज वायर 1, या इसको मान लीजिए, किसको बोलते हैं, इसको 1 बोलता हूँ समझने के लिए, इसको 2 बोल देता हूँ, आ जाएगा समझ में? दिस इज वायर 1 एंड दिस इज वायर 2। अब दोनों पे अलग अलग फोर्स निकाल लें, आओ चलो। F1 समझ जाओगे, वायर में फोर्स निकाले जा रहे हैं। यू नो ILB साइन थीटा, आई की वैल्यू कितनी बेटे, सॉरी, आई की वैल्यू कितनी है? 2I/3। एल की वैल्यू, एल इफेक्टिव, कम ऑन, स्ट्रेट वायर की इफेक्टिव लेंथ, कम ऑन, एल ही हो जाएगी। बी तो कितना है, बी साइन 90 या 60? नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल में सब 60-60-60 होता है, सब 60-60 होता है। वेरी गुड, स्मार्ट हो गए आप लोग। हाँ, 60-60 से क्या मतलब है? एल और बी का एंगल तो 90 चल रहा है ना, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कितना आ रहा है? 2/3 ILB। चलो F2 बनाने चलेंगे मेरे साथ। F2, हाँ F2 क्या है, स्ट्रेट वायर या मुड़ा हुआ वायर? मुड़ा हुआ वायर। तो मुड़ा हुआ वायर में इफेक्टिव लेंथ क्या यही आएगी? सोच के देखो भाई साहब, इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ। ओके, तो चलो काम शुरू करें अपन। आई, एल इफेक्टिव इज, हाँ शाबाश शाबाश, एक्चुअल लेंथ 2L है, लेकिन आपको एक्चुअल में नहीं, आपको इफेक्टिव लेंथ में इंटरेस्ट है। शाबाश। और बी और साइन, इस बार भी 90 आ जाएगा, तो करो।
I/3 LB, ये आ गया। चलो हाथ घुमा दो फटाफट से, डायरेक्शन बोले, F1 की डायरेक्शन बोले, कम ऑन जल्दी से। क्या बोर्ड के प्लेन में अपवर्ड? श्योर, बोर्ड के प्लेन में अपवर्ड। और F2 की डायरेक्शन बोर्ड के प्लेन में अपवर्ड। इस बार अंगूठा कहां कर रहे हैं, मुड़े हुए तार की तरफ या एक्चुअल लेंथ की तरफ? मुड़े हुए तार की तरफ नहीं करना है, एक्चुअल लेंथ, इफेक्टिव लेंथ की तरफ, सॉरी इफेक्टिव लेंथ की तरफ कर रहे हैं। इफेक्टिव लेंथ की तरफ क्या आज भी ऊपर की तरफ डायरेक्शन आ रही है। लूप को लूप मानने के बजाय दो अलग अलग तार माना, दोनों अलग अलग तारों पे फोर्स की वैल्यू भी निकाल ली, डायरेक्शन भी निकाली, और मजे की बात यह है कि दोनों की डायरेक्शन सेम ही आ गई है। तो बोलिए क्या कर लें हिसाब? नेट फोर्स ऑन लूप दैट इज I/L/B, ये फोर्स और क्या ऊपर की तरफ ही आ जाएगा जो भी है। आंसर आ गया यार, ये क्या हुआ? आंसर 0 क्यों नहीं आया? क्या लफड़ा हुआ? फील्ड यूनिफॉर्म नहीं था क्या? जो पूछा जाए उसका जवाब दें। फील्ड यूनिफॉर्म नहीं था क्या? फिर क्यों 0 नहीं आया? हाँ, बिकॉज करंट कैरिंग क्लोज लूप नहीं था, फील्ड यूनिफॉर्म था। आई थिंक मेरी दो शर्तें थी, फील्ड यूनिफॉर्म लॉ और करंट कैरिंग क्लोज लूप लॉ। एक शर्त आपने जरूर पूरी की, आपने बोला सर फील्ड यूनिफॉर्म है अपना, मैंने मान लिया, लेकिन आपका करंट कैरिंग क्लोज लूप नहीं था। इस चक्कर में आज मेरा आंसर वो 0 नहीं आ पाया, ये आंसर हो गया। उन्होंने नहीं पूछा, मैं एक पूछ रहा हूँ, आप मत करना कुछ भी। बोलिए, इस लूप की वजह से सेंटर पे फील्ड कितना? कमान कमान, कुछ याद आ रहा है? 0। नालायक को भी 2-3 क्लास पहले बताया होगा। यस, यूनिफॉर्म वायर का बना हुआ कोई भी लूप जिसमें करंट एक जगह से एंटर करके दूसरी जगह निकल जाती है, दो पैरेलल पाथ छोटे बड़े बन जाएं तो भी दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन बराबर और जस्ट अपोजिट होगा। क्या नेट फील्ड एट सेंटर 0 होता था? याद आया था, मैं पढ़ा रहा था, बहुत सारे शेप बनाए थे। देखो ना, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने इसलिए बोल दिया ये भी, वरना भी क्लास के बाद कोई ना कोई मेरे पास आ जाता। अभी मैंने इस लूप के ऊपर नेट फोर्स निकलवाया ना, नेट फोर्स आ गया। कभी कभी बच्चे, जब मैं पढ़ाता हूँ ना, तो बच्चे मेरे पास आ जाते हैं, सर आपने तो बताया था 0 बनेगा। यस, अगर मैं इस ट्रायंगल की वजह से सेंटर पे फील्ड पूछा तो निश्चित 0 हो जाता। काम करके 0 था, डायरेक्ट 0 बोलना था, डायरेक्ट 0 बोलना था। लेकिन आज हमने इसके बनने वाला पी नहीं पूछा है, एक्सटर्नल बी की वजह से इस पे लगने वाला फोर्स पूछा है, जो कि आपने बना के बताया नॉन 0 आ रहा है। क्लियर? चलिए, नीट 18 में एक क्वेश्चन था, वो लेते हैं। ओके, झांकी दिया हुआ है, इंक्लाइन प्लेन मैकेनिक्स, जो कि आपका स्ट्रॉन्ग होता है। वेरी गुड। मैं अपने हिसाब से बोल देता हूँ। यहाँ पे एक वायर था बेटे, वायर का डिटेल क्या था? M और L, यानी वायर का मास कितना है? M है, और वायर की लेंथ कितनी है? L है। पूछ रहे हैं कि वायर में कितना करंट चलाएं, और यहाँ पे एक फर्स्ट क्लास यूनिफॉर्म फील्ड है B ऊपर की तरफ। यस, चलो एक बार मेरी बात सुन लो ना, बाद में बना लेना। सुनो सुनो प्लीज। इंक्लाइन प्लेन दिख रहा होगा आप लोगों को? कैसा दिख रहा है? हाथ से दिखाते हैं, क्या ये सीन दिख रहा है क्या? ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये क्या हो गया? इंक्लाइन प्लेन। दिख रहा है सब लोगों को? ये वायर, वायर को इस पे यूं रख दिया, और हाँ एग्जाम में सब लिखा हुआ था कि फ्रिक्शन कुछ भी नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है। कम ऑन, क्या आप जानते हैं कॉमन सेंस से, अगर मैं वायर को यहाँ स्लाइडिंग प्लेन पर रख दूंगा तो बोलिए वायर यहाँ टिकेगा कि स्लाइड करेगा? राइट, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन वो अगला कह रहा है कि बताइए वायर में कितना करंट चलाएं, बताइए वायर में कितना करंट चलाएं कि वायर अपनी जगह पर टिका रहे। सवाल समझ में आ रहा है क्या? वायर में कितना करंट चलाएं कि वायर अपनी जगह टिका रहे, मतलब वो ना तो स्लाइड हो ना ऊपर जाए। इस स्लाइडिंग प्लेन पे, इस इंक्लाइन प्लेन पे वो अपनी जगह रहे, ना तो नीचे जाए ना ऊपर जाए। ये सवाल की डिमांड है। और इन्होंने यहाँ पर वर्टिकली अपवर्ड क्या कर रखा है? एक यूनिफॉर्म भी लगा रखा है, जैसे मैंने फोटो में दिखा दिया। आइए सबसे पहले मामला सेट करते हैं। ये सवाल सिर्फ एक लाइन का सवाल है, बस एक बार फोर्सेस की डायरेक्शन सही से बन जाएगी ना, उसके बाद ज्यादा दम नहीं है सवाल में। मेन मुद्दा है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स सही बन जाए तो मजे आ जाएंगे। चलो हेल्प कर दो मेरी प्लीज, बाद में बनाए, मेरी हेल्प करें, थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट शो करें। जितना अच्छा सीखेंगे फायदे में रहेंगे। यस, दुनिया में कुछ हो कि ना हो, एमजी तो लग ही रहा है भाई साहब, हाँ उसको तो रोक नहीं सकते, और एमजी लग रहा है। यस, इस बी की वजह से क्या आई के ऊपर IL भी संजरा भी लग रहा होगा? डायरेक्शन बता दीजिए बस। ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन देता हूँ, 7 ऑप्शन देता हूँ, लोग तो 4 देते हैं। कमान, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, डॉट, क्रॉस, समथिंग टेढ़ा। कमान, 7 ऑप्शन देता हूँ, लोग तो 4 ऑप्शन देते हैं, मैं 7 ऑप्शन दे रहा हूँ। कमान, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, डॉट, क्रॉस, समथिंग टेढ़ा। प्योर लेफ्ट, हाँ आ रहा है, प्योर लेफ्ट आ रहा है।
बोलो बच्चे, प्योर लेफ्ट आ रहा है पक्के से? हाँ प्योर लेफ्ट आएगा, ये मुझे सुनना है। बहुत अच्छा बोला है आपने, प्योर लेफ्ट आ रहा है। और बच्चों में जो गलत फहमी आती है ना, बच्चों को क्या लगता है कई बार समथिंग टेढ़ा वाला लगता है, समथिंग प्योर लेफ्ट। मैं दिखा सकता हूँ बहुत सारे देसी आइडिया सिखाने की। कौन? सबसे पहली बात तो बच्चों को क्या लगता है कि वायर जो है ना वो झुका हुआ है, वायर जो है ना इंक्लाइंड है। वायर इंक्लाइंड नहीं है, प्लेन इंक्लाइंड है। ये देखो इधर, ये लो, ये हो गया, ये तार, और मान लो ढक्कन की तरफ करंट आ रही है, क्या ये सीन है? क्या है ना, ये सीन है ना, मानते हो ना? अब देखना जरा, अगर मैं प्लेन हटाऊं तो बताओ, वायर इंक्लाइंड है कि प्योर ओरिजेंटल है? यस। पता है फोटो देख के एक दिमाग में ऐसी इमेज बन जाती है कि वायर इंक्लाइंड है। भाई वायर तो प्योर ओरिजेंटल है भाई, तेरा प्लेन इंक्लाइंड है। क्लियर? तो बोलो ये हो गया ना तार, क्या तार में करंट आप लोगों की तरफ है? और कमॉन, बी क्या ऊपर है? बोलिए, आ जाए इसको लेके, कमॉन बी। और क्या ये बेस्ट है क्या? बोलो समथिंग दे रहा है प्योर लेफ्टवर्ड, ईमानदारी से प्योर लेफ्टवर्ड आ रहा है, पता लग रहा है सब लोगों को? पीछे बच्चे आ रहा है आपका? चलिए, तो बोलिए, क्या मैं कह दूं? दिस इज आई एल बी और साइन थीटा, साइन 90 कर ही देता हूँ वरना पेट में दर्द चालू हो जाएगा। क्या आई एल बी हो गया फर्स्ट क्लास? तो बच्चों अपने वायर के ऊपर एम जी तो लगी लग रहा है, क्या इस तरफ आई एल बी भी लग रहा है? और आपने मुझे समझा दिया एम जी शायद प्योरली वर्टिकल था नीचे की तरफ, और आई एल बी शायद प्योरली लेफ्टवर्ड था, ये आपने मुझे बता दिया। और हाँ, आपकी डिमांड क्या है? आप चाहते हो कि वायर इस इंक्लाइन प्लेन पे मूव नहीं करे, तो आई थिंक इंक्लाइन प्लेन के अलोंग सारे फोर्स सेटल होने चाहिए। मुझे दुनिया भर के फोर्स सेटल नहीं करने हैं, मुझे सिर्फ आपका इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग मूवमेंट रोकना है ना। तो मेरा ध्यान सिर्फ इस बात पे कि इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, इंक्लाइन प्लेन में क्या आपके सारे फोर्स सेटल हो जाने चाहिए? यस। अब देखो मैं क्या चालाकी कर रहा हूँ, ध्यान दें बच्चे प्लीज। ये मैंने एक लाइन बना दी है, चलो आ जाओ। यस, ये एम जी है, ये थीटा है, तो ऑब्वियसली कितना हो रहा होगा ये? 90 माइनस थीटा। समझ में आता है क्या? 90 ये खा गया तो ये कितना बचेगा? क्या थीटा? आता है समझ में? आ जाओ, इसका ये कंपोनेंट कितना हो रहा है बेटे? एम जी कॉस थीटा या साइन थीटा? साइन थीटा। वेरी गुड, पता लग रहा है सब लोगों को। और हाँ, इसका ये कंपोनेंट कितना बचेगा? आई एल बी, कम ऑन, आई एल बी और कॉस थीटा। आप समझ रहे हैं, इसका एक कंपोनेंट नीचे की तरफ भी बनेगा, इसका भी एक कंपोनेंट इधर ही बनेगा। मैं इधर उधर के कंपोनेंट की बात ही नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ फोर्सेस को कहाँ स्टडी करना है, सारी दुनिया में या इंक्लाइन प्लेन में? वैसे तो आप जानते हैं नॉर्मल फोर्स भी लग रहा होगा, एन एन नॉर्मल फोर्स भी लग रहा होगा, लेकिन नॉर्मल फोर्स तो यूं लगेगा ना। मुझे दुनिया भर के फोर्स से मतलब नहीं, मुझे सिर्फ किससे मतलब है कि इंक्लाइन प्लेन में आपके सारे फोर्स सेटल होने चाहिए। तो मैंने सिर्फ इंक्लाइन प्लेन की फोर्स बना लिए, और आप समझ ही गए होंगे, अगर ये ज्यादा होगा उससे तो वायर नीचे स्लाइड करेगा, वो ज्यादा होगा इससे तो वायर ऊपर स्लाइड करेगा। नहीं नहीं, आप तो कह रहे हो यहीं टिके रहो और यहीं टिके रहो, तो फिर मामला बैलेंस। एट बैलेंस एम जी साइन थीटा दैट इज आई एल बी cos थीटा, एग्जाम में आई पूछा था, एम जी अपॉन एल बी इज इट टेन थीटा? ये आंसर आ जाए। कोई कष्ट हो तो पूछें, किसी को भी कोई बात समझ नहीं आ रही हो पूछ लें, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया सारा एंगल शेंगल? अगला क्वेश्चन, वैसे इसमें नॉर्मल रेटिंग फोर्स लिखना चाहते तो लिख सकते हैं क्या? सब आता है आपको तो बोलो बोलो, क्या कहना है आपको? नॉर्मल फोर्स विल बी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हाँ, आई एल बी साइन थीटा प्लस प्लस एम जी कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, जरूरत पड़े तो। मान लो कभी एग्जाम सवाल को और आगे ले जाना चाहे तो कर लेंगे, मैकेनिक्स तो आप लोगों का स्ट्रॉन्ग होता है वहां से। अरे हंस रहे हैं, है ना, कुछ गलत बोला है क्या मैंने? वेरी गुड। तो ये हो जाएगा भाई, ये था करंट कैरिंग वायर पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। कंफर्टेबल? चलिए, ये था दो टॉपिक खत्म ना। तीसरा टॉपिक पकड़ने जा रहे हैं। तीसरा टॉपिक क्या था एफएम का। अगर मान लीजिए दो वायर, करंट कैरिंग वायर आपस में पैरेलल हैं, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे पर एफएम कितना, क्यों, कैसे लगाएंगे, इस पर चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। स्टार्ट करता हूँ। अभी इसी प्रोफाइल के कुछ सवाल उसमें भी आने वाले हैं, ठीक है ना? अभी मामला खत्म नहीं हुआ है। आपको याद है अभी मैंने बोला था करंट कैरिंग क्लोज लूप यूनिफॉर्म फील्ड में हो तो नेट फोर्स जीरो बोल देना, बोला था। लेकिन अगर करंट कैरिंग क्लोज लूप नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में हो तो जीरो बोलना कि नहीं बोलना? नहीं बोलना। तो फिर बोले काम कैसे करेंगे? काम कैसे करेंगे वो भी अगले टॉपिक में आने वाला है उसके सवाल, ठीक है? ये समझ समझ मैं छोड़ दिया है, वो अगले टॉपिक में लूंगा क्योंकि उसमें अगले टॉपिक का भी यूज है। ये हटा दूं ये वाला?
चलिए हेडिंग बना दीजिए, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। ठीक है, पहले सीन समझते हैं। ये देखिए, दो पैरेलल वायर, लेट ये दूरियां इस डी, करंट I1 I2 सेम डायरेक्शन। मैं दो पैरेलल तारों का एक और सेट ले रहा हूं, ध्यान दीजिए, करंट I1 I2 एंटी पैरेलल, एंड अगेन ये दूरियां इस डी। बच्चे मैंने दो पैरेलल तारों के दो सेट लिए हैं, दिस इज टू पैरेलल वायर करंट सेम डायरेक्शन सेपरेशन डी, टू पैरेलल वायर करंट अपोजिट डायरेक्शन एंड सेपरेशन डी। आप इनको दो पैरेलल करंट बोल सकते हैं, इसको दो एंटी पैरेलल करंट भी बोल सकते हैं। हो गया। मैं कह रहा हूं ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। क्यों करेंगे, सबसे पहले उस पर आते हैं। अभी मैं ILB साइन थीटा पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले, तो मुझे सिखाया गया कि वायर पे फोर्स तब लगता है जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। यहाँ तो मैंने कोई फील्ड अप्लाई नहीं किया, बोले फिर फोर्स की बात क्यों कर रहे हो। हाँ, मुझे यहाँ पर फील्ड अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है। कारण समझिए, वायर 1 करंट कैरिंग वायर क्या माहौल B1 बनाता होगा, वायर 2 भी अपना माहौल B2 बनाता होगा। तो ये वायर अपना B1 बना रहा है, ये वायर अपना B2 बना रहा है। वायर 1 के B1 की वजह से खुद वायर 1 को फोर्स, शाबाश शाबाश, B1 की वजह से खुद वायर 1 को फोर्स नहीं लगेगा, क्या B1 की वजह से उसको फोर्स लगेगा, और उसके B2 की वजह से वायर 2 को फोर्स नहीं लगेगा, क्या उसकी वजह से इसको लगेगा। एक के माहौल का असर दूसरे पे, दूसरे के माहौल का असर पहले पे। ये बात पक्की हो गई। तो बोलिए, बी मेरे को अप्लाई करना है कि नहीं करना है, नहीं करना है। क्या मैं कह दूं दोनों वायर में एक के फील्ड की वजह से दूसरे को फोर्स लग रहा है, यस। आइए, क्या मुझे इस सारी डायरेक्शन देंगे B1 की, कौन, आइए इसकी वजह से B1 पहुंचेगा उसी डायरेक्शन, बोलिए जल्दी बोलिए, क्रॉस। इसकी वजह से B2 पहुंचेगा, डॉट। इसकी वजह से जब B1 पहुंचेगा, क्रॉस। इसकी वजह से जो B2 पहुंचेगा, पता लग रहा है सब लोगों को। चलिए अब आइए, इस वायर पे फोर्स की डायरेक्शन बताएंगे। लगा दो ILB साइन थीटा, फोर्स की डायरेक्शन। क्या कर रहे हो, बोलो बे, लेफ्ट राइट अप डाउन डॉट क्रॉस समथिंग टेढ़ा, लेफ्ट राइट अप डाउन, लेफ्ट। क्या प्योर लेफ्ट उड़ा रहा है, देखो ना, प्योर लेफ्ट उड़ा रहा है। और हाँ, इस पे फोर्स निकालो, तो फोर्स ऐसे ऐसे आ रहा है। और हाँ, इस पे फोर्स निकाल के देखो, इस तरफ आ रहा है और इस पे इस तरफ आ रहा है। देखो भाई, सिखाने के लिए इतना कष्ट करना पड़ता है। नहीं बन रहा है वाला, बन रहा है पक्का, यूं और यूं और यूं, यूं और यूं और यूं, पता लग रहा है। चल, सिखाने के लिए इतना कष्ट करना पड़ता है। अब आज के बाद आपको इतना कष्ट नहीं करना है। आज के बाद जब भी दो पैरेलल वायर का मामला रहेगा, सेम डायरेक्शन करंट अट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन करंट रिपल्शन, डायरेक्ट याद कर लीजिए और इसको डायरेक्ट हमें यूज करना है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, सेम डायरेक्शन करंट अट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन करंट रिपल्शन। नेचर तय हो गया, वैल्यू की बात कर लेते हैं। फोर्स पर यूनिट लेंथ F by L given by mu naught I1 I2 upon 2 pi d। जानकारी खत्म, अब हम खेलेंगे। फोर्स का नेचर तो आप सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन करंट देखते ही बोल दिया करना। और अगर मैंने बोला फोर्स की वैल्यू लाइए, फोर्स की वैल्यू का फॉर्मूला है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। मेक श्योर इस फॉर्मूला में आप क्या डालेंगे, दोनों करंट्स की वैल्यू डाल देंगे, दोनों के बीच का सेपरेशन डाल देंगे। मेक श्योर इट इज नॉट प्रोवाइडिंग फोर्स, इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। देख लीजिए, फोर्स नहीं है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है। तो या तो मैं आपसे फोर्स पर यूनिट लेंथ ही पूछा करूंगा, और अगर कभी कभी मुझे फोर्स ही जानना होगा तो मैं आपको वायर की लेंथ दे दिया करूंगा। तो आप वायर की लेंथ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके ऊपर वायर पे लगने वाला टोटल फोर्स भी आ जाएगा। क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए काम शुरू करते हैं। और ये कोई अलग या स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, जो अभी अपन ILB साइन थीटा पढ़ रहे थे ना,
उसी को यूं मान लीजिए एक आसान, उसी का एक स्पेशल केस है कि दो पैरेलल तार में क्या करेंगे, तो उसी से बना हुआ फॉर्मूला है, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला आज भी वही है, ILB sin थीटा। उसी की मदद से पैरेलल तारों के मामले में एक स्पेशल फॉर्मूला बना दिया। ये फॉर्मूला केवल कब वैलिड है, जब दो तार आपस में पैरेलल होंगे। अगर दो तार पैरेलल नहीं है तो फिर ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं है। फिर बेसिक फॉर्मूला पे जाइए, ILB sin थीटा पे जाइए, वहां से काम करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सवालों की। एक तार, दो तार, तीन तार, 2 एम्पियर, लेट इट इज 4 एम्पियर, लेट इट इज 6 एम्पियर। समझने के लिए एक तार, दो तार, तीन तार, लेट ये दूरियां इज 2 सेंटीमीटर, लेट ये दूरियां इज 2 सेंटीमीटर। तीन पैरेलल तार हैं, करंट स्टैंड सब दिख रहा होगा आप लोगों को। करंट है 2 4 6, दूरियां 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन लिखें, कैलकुलेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर 2, कैलकुलेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर 2 if its length is 10 मीटर, if its length is 10 meters, 10 मीटर। आओ वायर 2 पे स्टडी करना है। जरा देखिए वायर 2 पर, आई थिंक वायर 1 इसको क्या कर रहा है, भगा रहा है कि बुला रहा है? वायर 1 इसको क्या बुला रहा होगा, अट्रैक्शन। तो मैं लिख रहा हूं F21। ध्यान दें, जिसपे फोर्स लगता है उसका नंबर पहले लिखना है, और जिसके कारण लगता है उसका नंबर बाद में लिखना है। फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1 इन अट्रैक्शन। कम ऑन, ये 3 वाला भी क्या इसको बुला रहा होगा, तो ये सीन आएगा। तो आप समझ गए होंगे, मुझे नेट फोर्स जानने के लिए दोनों फोर्स की वैल्यू बनानी चाहिए, और जो वैल्यू आएगा उसको जोड़ना है कि डिफरेंस करना है, डिफरेंस आंसर आ जाएगा। कम ऑन, गेट द आंसर। फाइनल आंसर लाइए, न्यूटन, है ना। चेक करते हैं बाकी बच्चों का क्या आ रहा है। कष्ट होगा तब भी सोल्व करें। आंसर लाइए। क्या नेट फोर्स आया क्या आपका भाई? ये यस यू, नेट नेट बताया आपने, क्या बताया? गलत है अगर नेट आया तो। ये 8 वो भी गलत है। हम्म हाँ, 10⁻⁻5 गलत है। सोल्व कर बे, इतने बार में गलत आंसर तेरी ऐसी तैसी है। 4 बार में तो गलत आंसर। एग्जाम में 4 मौका मिलता है क्या? कितना है आपका? -4 ना, वेरी गुड। न्यूटन या किलोमीटर? न्यूटन, वेरी गुड, सही है। एक बार में कोशिश करें, एक बार में से आंसर है। हाँ बोलो भाई कितना है? माइनस, बराबर। सोल्व करें, कष्ट होगा तब भी सोल्व करना है। मुझे पता है कुछ लोगों को कष्ट हो रहा होगा, सोल्व करना है। कितना है बेटे तेरा? बेटे बोल कितना है तेरा, बोलना कितना आंसर है। ये नहीं आया है तो सोल्व कर। आंसर है, मैं बता देता हूँ, 16 × 10⁻⁻4। 16 × 10। अब इसको आप 1.6 बोल के उधर 10⁻³ कर लो चाहे तो, एडजस्ट करें प्लीज। अभी बताया मैं सोल्व करता था, बोले हाँ हो गया ठीक है। अभी खुद सोल्व कर रहे तो आंसर लाने में जोर आ रहा है। म्यू नोट की वैल्यू डालो बेटे, क्या कर रही है? म्यू नोट होता है ना 4 × 10⁻⁷। हाँ भाई आ गया आपका आंसर। कितने लोगों का आंसर आ चुका है जो मैंने कहा? 16 × 10⁻⁴ न्यूटन। F21 बनाने जा रहे हैं, चलो आ जाओ। F21 बनाने जा रहे हैं। फॉर्मूला इज म्यू नॉट I1 I2 2 πd। म्यू नॉट 4 × 10⁻⁷ I1 I2 कितना, 2 × 4 अपॉन 2 πd। डी बोले तो 2 सेंटीमीटर, ये हो गया। दिस फोर्स पर यूनिट लेंथ, वायर की लेंथ कितनी है? 10 मीटर। ये आ जाएगा। सोल्व करेंगे इसको तो देखो कितना आ रहा है, 4 π गया। ये आपका आ रहा है 8 × 10⁻⁴ ये आ रहा है। चलिए F23 पकड़ने जा रहे हैं। F23 म्यू नॉट I1 I2 2 4 या 4 6, 4 6, और अभी भी दूरियां 2 सेंटीमीटर है, इनटू लेंथ ऑफ वायर इज 10। 4 π गया 24, एंड दिस इज 24 × 10⁻⁵, है ना? नहीं नहीं नहीं, -4, सॉरी, ये आ रहा है। और आप कह रहे हैं कि दोनों में झगड़ा चल रहा है, और झगड़ा चल रहा है तो भाई साहब नेट फोर्स ऑन वायर 2 शुड भी, झगड़ा बोले तो 16 × 10⁻⁴ न्यूटन, ये आंसर आएगा। देखो एग्जाम में जब आप लोग सवाल सोल्व करते हैं तो सवाल का आंसर आना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, विद इन टाइम आंसर आना भी इंपॉर्टेंट है। पता है ना आपको, वहाँ फिक्स टाइम में काम करना होता है, पता है ना आप लोगों को। यही बोलेंगे पेपर घर ले जाओ, कल लाके सोल्व करके दे देना, तो आई थिंक सभी लोग पूरा 300 क्वेश्चन जो भी है पूरा मार के, 180 क्वेश्चन मार के आ जाएंगे। सही बात है कि नहीं?
तो आप बताओ ना, क्या आंसर आना ही इंपॉर्टेंट है या टाइम लिमिटेशन पे ना टाइम? तो आप कोशिश करें सही टाइम में अपना आंसर आना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाए। और नॉर्मल कैलकुलेशन है, इसमें कोई टीडीएस कैलकुलेशन भी नहीं है, नॉर्मल। ओके, ये आंसर आ गया। अभी सवाल के थ्रू मुझे और बातें आपसे करनी है। आंसर आ जाएगा सब लोगों का? चलिए, नेट फोर्स आ चुका है। कम ऑन, नेट फोर्स जब आप बुक्स में से क्वेश्चन देखेंगे तो आप पाएंगे ये ऑप्शन भी दो जगह लिखा रहेगा, नेट फोर्स लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड, वाई टुवर्ड्स वायर 1 या टुवर्ड्स वायर 3। देख लीजिए अपने हिसाब से, क्या बोल दो, टुवर्ड्स वायर 3, टुवर्ड्स वायर 3 हो जाएगा। ओके, टुवर्ड्स वाई 3, यानी कि मेरा आंसर है कि ये फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स वाई 3 लग रहा है। मुझे बताइए, अगर वाई 2 को रिलीज कर दिया जाए, फ्री टू मूव कर दिया जाए, तो बैठा रहेगा लेफ्टवर्ड जाएगा कि राइटवर्ड जाएगा? राइटवर्ड जाएगा। वायर 1 की तरफ जाएगा या वायर 3 की तरफ? ओबियसली जिधर फोर्स लगेगा उधर जाएगा। अपनी बुक्स में कई जगह इस तरह के क्वेश्चन अवेलेबल है, अपने मॉड्यूल में, बुक्स में, और उसमें हमसे वाई 2 पे फोर्स नहीं पूछ रहा है। कई जगह क्वेश्चन सिर्फ ये है, ये सीन वाई 2 को फ्री कर दिया तो ऑप्शन दे रहा है इधर ही बैठेगा, एक की तरफ जाएगा कि तीन की तरफ जाएगा। बच्चे, अगर आपको सिर्फ यही जानना हो कि कहाँ जाएगा, तो बेकार में वैल्यू बना के टाइम मत खराब करना। कॉमन सेंस लगा सकते हैं ना? कैसे? दिमाग में क्या विचार आना चाहिए? ये अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन, ये करंट्स कम है तो ये अट्रैक्शन कम है, ये करंट्स ज्यादा है तो ये अट्रैक्शन ज्यादा, ये अट्रैक्शन कम, ये अट्रैक्शन ज्यादा, तो बेकार में कैलकुलेशन करके टाइम मत खराब करें, कॉमन सेंस लाए काम कर सकते हैं। क्लियर है? और ऐसा नहीं सिर्फ करंट ही करंट देख रहे हैं, ये दूरियां भी देख लेना। पता लग रहा है? बोलिए, दूरियां मैटर्स या डज नॉट मैटर? मैटर्स। अरे डी, अभी तो इधर दो और दो था ना, तो आई थिंक दूरियां वाज इंपॉर्टेंट नहीं थी दूरियां। क्लियर है? क्योंकि मैंने करंट पे ध्यान दिया। अगर दूरियां मान लो यहाँ दो होता और यहाँ चार होता, तो क्या दूरियां का भी रोल हो जाता फिर? तो ऐसा नहीं बस करंट करंट देख के हिसाब लगा दिया, सोच के बात करना पड़ेगा। ठीक है, और सुने। अभी मान लीजिए मैंने पूछा वायर 2 पे फोर्स निकालिए। बच्चे, अगर मैं कहता वायर 3 पे फोर्स निकालिए, तो पता क्या होता? सुने, ये क्या कर रहा होता? इसको अट्रैक्ट कर रहा होता, और क्या ये वाला भी अट्रैक्ट कर रहा होता? तो फिर मैं क्या करता, पहले ये वाला फोर्स निकाल लेता। इस फोर्स के लिए दूरियां कितना लेता मैं? 4। और इसके लिए दूरियां कितना लेता? 2। जो भी आना होता आ जाता, और मजे की बात क्या, दोनों एक ही डायरेक्शन में आ जाते। तो फिर मैं क्या कर रहा था? क्या ऐड कर रहा होता? तो हमें ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है कि पाइथागोरस करना है, वो हम नहीं तय करेंगे। वो तय होगा कि दो फोर्स कैसे लग रहे हैं, वो आप जानते हैं। जब भी हम कई बार जैसे मैं बोलता हूँ ना, इस पे फोर्स निकालो, तो इसमें कई बच्चे थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं मेरे को कि सर इस पे जब फोर्स निकाल रहे हैं तो इसकी वजह से फोर्स लग रहा है, समझ में आता है। बोले इसकी वजह से क्यों लगेगा, इन दोनों के बीच में तो ये आ गया ना। ध्यान दीजिए कि ये फोर्स क्यों लग रहा है, हमारे कहने से, या म्यूचुअल इंटरेक्शन। तो फिजिक्स और साइंस का नियम है, जब भी दो मेंबर्स के बीच में फोर्स म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से लगता है, दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एनी अदर मेंबर, दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एनी अदर मेंबर। तो ध्यान दीजिए, इन दोनों में भी इंटरेक्शन चल रहा है, इसलिए इन दोनों के बीच में फोर्स, और इन दोनों में भी इंटरेक्शन चल रहा है तो इन दोनों में भी फोर्स है। इस तरह का बुरा विचार मन में नहीं आना है कि बोले साहब इनके बीच में तो ये आ गया ना। अरे बीच में ये आ जाए वो आ जाए, अगर दो लोगों के बीच में कुछ चल रहा है तो चलेगा, बीच में कोई भी आ जाए। समझ में आ गई बात आपको? कोई फर्क नहीं पड़ता ये है कि नहीं। और इवन यहाँ पे एक बार और होता, मान लो इस पे फोर्स निकाला, तो पता कितने फोर्स लगते इस पे? 4 फोर्स या 3 फोर्स? ये भी लगाता, ये भी लगाता, और ये भी लगाता। तो यूं ध्यान रखो आप लोग, तो यूं ध्यान रखो आप लोग तो कि खुद खुद पे फोर्स नहीं लगा सकते हैं, और बाकी सब लोग तो फोर्स लगाएंगे। यूं समझो यार, खुद खुद को नहीं मार सकते हैं, बाकी लोग छोड़ेंगे कि मारेंगे? बस सीधी सी बात है। तो अगर मेरे सवाल में 4 मेंबर हैं तो किसी एक मेंबर पे कितने फोर्स लग रहे हैं? 3। मेरे सवाल में 10 मेंबर हैं तो कितने फोर्स लग रहे हैं? एक पे 9 फोर्स। और मेरे सवाल में n मेंबर हैं तो किसी भी एक पे कितने फोर्स लेंगे? n-1। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन दूर है कौन पास है, किसके बीच में कौन आ गया है, बिकॉज दीज फोर्सेस आर ड्यू टू द म्यूचुअल इंटरेक्शन, दीज आर नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एनी अदर मेंबर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जेई में आया हुआ क्वेश्चन, इंजीनियरिंग में आया हुआ। लॉन्ग वायर 10 एम्पीयर करंट, बगल में रेक्टेंगल लूप 20 एम्पीयर करंट, ये दूरियां 5 सेंटीमीटर, ये दूरियां 20 सेंटीमीटर। फोटो बनाए। लॉन्ग वायर 10 एम्पीयर, बगल में रेक्टेंगल लूप 20 एम्पीयर, ये दूरियां 5 है, रेक्टेंगल की साइड भी 20 और 5 है। क्वेश्चन लिख दें, मैग्नेटिक फोर्स ऑन लूप, मैग्नेटिक फोर्स ऑन लूप।
आप कुछ बातें हो जाए, इस सवाल के थ्रू फिर कुछ नया अच्छा सीखने को मिलेगा। मुझे बताइए, मुझे इस लूप के ऊपर फोर्स निकालना है। यस, मुझे बताइए फोर्स निकालने के लिए बी किसका इस्तेमाल होगा, लूप का या वायर का? क्योंकि लूप भी तो बी बनाता है ना, लेकिन लूप पर खुद के बी की वजह से फोर्स नहीं लगेगा, लूप पर वायर। क्या आप जानते हैं वायर का बी यहाँ कैसा हो रहा होगा, डॉट या क्रॉस? क्रॉस। अच्छा, तो ये वायर का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है और यहाँ पर आपका लूप रखा और आपको फोर्स निकालना। इज इट करंट कैरिंग क्लोज लूप? कम ऑन, इज इट करंट कैरिंग क्लोज लूप? तो बोलिए फोर्स निकालना कि जीरो बोल दें? क्यों? वेरी गुड, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? बॉस अगर आप अभी यूनिफॉर्म फील्ड में होते तो क्या डायरेक्ट जीरो बोल देते? यस, लेकिन हमें पता है कि वायर से बनने वाला फील्ड तो नॉन यूनिफॉर्म, वायर के पास में ज्यादा होगा, दूर जाने पे फील्ड कम और कम और कम और कम। तो कहाँ बैठे हो आजकल आप, यूनिफॉर्म फील्ड की नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म, तो आप नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में हो, तो इसलिए मैं डायरेक्ट तो जीरो नहीं बोलना चाहूंगा। और डायरेक्ट जीरो नहीं बोलना है तो आंसर तो बनाना पड़ेगा। तो आंसर बनाने के लिए क्या करें? लूप को लूप माने कि चार तार? चार तार, आइए, एक तार, दो तार, तीन तार एंड दिस इज चार तार। थोड़ा नंबरिंग कर दिया, बोलने में अच्छा रहेगा। क्या मुझे चारों तारों पे फोर्स की डायरेक्शन दे सकता है? वैल्यू बाद में करेंगे, कौन डायरेक्शन? हाथ घुमाइए फटाफट से। इसमें और इसमें तो क्या चल रहा होगा, अट्रैक्शन। तो बोलिए F1 तो क्या निश्चित क्यों आ रहा होगा? और हाँ, इसमें और इसमें रिपल्शन ये आ रहा होगा। क्या बाकी दो पे हाथ घुमा के डायरेक्शन दे सकते हैं? जल्दी बोलो, मैं गलत लिख दूंगा। जल्दी बोलो, F2 F4। पता लग रहा है ना, ये हो जाएगा। मुझे लगता है पैरेलल या एंटी पैरेलल में तो आपको हाथ भी नहीं घुमाना, उसमें तो आप कॉमन सेंस से कर सकते हैं। और बाकी मामला मामला जो पैरेलल वाला नहीं है उसके लिए थोड़ा सा हाथ चला के आप फोर्स की डायरेक्शन ला सकते हैं। चारों डायरेक्शन हमारे सामने आ गई है। चलिए, अब मुझे क्या करना चाहिए? चारों फोर्स अलग अलग बना के सुपरपोजिशन करना चाहिए। क्या आप देख रहे हैं इस वायर के रेस्पेक्ट में वायर टू और वायर फोर की पोजीशन बिल्कुल एक जैसी है, और जितना फील्ड यहाँ पहुंचेगा उतना फील्ड यहाँ पहुंचेगा। आई थिंक दोनों में करंट सेम है, दोनों की लेंथ सेम है, तो हम समझ गए कॉमन सेंस है कि F2 वेक्टर डेफिनेटली माइनस F4 वेक्टर। समझ में आता है क्या? क्यों क्यों ऐसा क्यों बोलेंगे? बिकॉज पोजिशन ऑफ वायर टू एंड वायर फोर विद रेस्पेक्ट टू दिस लॉन्ग वायर इज डिफरेंट या सेम। इसकी वजह से इस पे जितना भी फोर्स लगेगा तो उस पर उतना ही लगेगा, इस पे 10 लगा तो इस पे भी 10 ही लगेगा, इस पे 15 लगा तो इस पे 15 ही लगेगा, और डायरेक्शन जो अपोजिट है। तो मैंने, अगर मुझे पता है कि ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो ही जाएंगे, तो फिर इनकी वैल्यू बना के टाइम खराब नहीं करना है। मुझे पता लगे ये दोनों आपस में बैलेंस होंगे, ओके। अब ये दोनों तो बैलेंस होंगे, बाकी दोनों को निपटा दें। यार ये दोनों भी तो अपोजिट डायरेक्शन में है, क्या ये दोनों भी बैलेंस हो जाएंगे? मुंडी हिला रहे हैं, क्या ये दोनों भी बैलेंस हो जाएंगे? आई थिंक ये इसके पास है और ये इसके दूर है, ये दूरियां मैटर से डज नॉट मैटर, मैटर। चलो बे, काम शुरू करो, काम शुरू करो। F1 लाओ, केवल F1 बताएं। F1 लाए, F4 लाए, कमान। फाइनल आंसर बोलें, शाबाश, कमान। हाँ शाबाश, माइनस क्या किलोमीटर है ये? क्या है? हाँ शाबाश, बनाए जल्दी से। 6.4 गलत है, चेक करो। 3.2 का फिगर आ रहा होगा, नेट फोर्स आ रहा होगा 3.2 के कुछ, देखो चेक करें जल्दी से। नेट फोर्स लाइए, जल्दी से काम करिए। सेंटीमीटर वगैरह का ध्यान रखना, लेंथ वगैरह सेंटीमीटर में है, वो सब ध्यान रखिए। आगे कितने लोगों का आंसर आ चुका है? 3.2 एंड समथिंग, वेरी गुड, शाबाश, बनाए शाबाश, जल्दी बनाए। 3.2 10 पावर माइनस 5, वेरी गुड, 10 पावर माइनस 5। आ रहा है बच्चे, इधर आ रहा है। 3.2 10 पावर माइनस 5, पीछे भाई लोग आंसर आ गया आपका? पीछे लास्ट, कष्ट होगा तब भी सॉल्व करना है, मैं किसी को भी चेक कर सकता हूँ।
F1 शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज म्यू नॉट I1 I2 इज 10-20 2 पाई डी, ये दूरियां 5 सेंटीमीटर इनटू वायर की लेंथ इज 5 सेंटीमीटर अगेन। चल इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ रहा है ये 4 इंटू ये गया ये गया ये और ये गया 4 इंटू 10 पावर -5। चेक करना -5 ही आ रहा है ना। F3 करने जा रहे हैं बेटे, करंट अगेन 10-20 दिस टाइम ये दूरियां इज 25 सेंटीमीटर इनटू वायर की लेंथ इज 5 सेंटीमीटर अगेन। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका 1/5 यानी कि आ रहा है 0.8 इंटू 10 पावर -5 न्यूटन। F1 F3 की वैल्यूज आ चुकी हैं, है ना, और F2 F4 तो आप बोल ही चुके, बैलेंस हो जाएगा तो आप समझ गए। नेट फोर्स आपका आ गया है 3.2 10 पावर -5 न्यूटन। ये नेट फोर्स आ जाएगा किधर, टुवर्ड्स वायर या अवे फ्रॉम वायर? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, टुवर्ड्स या अवे? दिख रहा होगा वो, ये भी पूछेंगे हम आपसे। टुवर्ड्स वायर। तो अगर मैं कहूंगा कि लूप को फ्री टू मूव कर दिया जाए तो बोलिए बैठेगा, वायर से दूर जाएगा या वायर की तरफ जाएगा? ओब्वियसली वायर की तरफ जाएगा। अगर मुझे सिर्फ ये जानना हो कि कहाँ जाएगा तो फिर वही बात है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। कारण कैसे सोचेंगे, इसकी वजह से ये फोर्स और ये फोर्स ऑफ बैलेंस। बच्चे को क्या लगना चाहिए, इन दोनों में अट्रैक्शन, ये दूरियां कम तो अट्रैक्शन ज्यादा, और ये दूरियां ज्यादा तो रिपल्शन कम। तो इस लूप पे अट्रैक्शन ज्यादा है और रिपल्शन कम है, तो ऑब्वियसली क्या ओवरऑल अट्रैक्शन हो जाएगा। तो इस तरह देख लीजिए कि नेट फोर्स इधर ही लगेगा, ऑब्वियसली लूप की तरफ आ जाएगा। हो जाएगा। चलो ये था क्वेश्चन, ये भी हो जाएगा। और आपने कुछ विशेष देखा क्या यार, ये करंट कैरिंग क्लोज लूप था, नेट फोर्स कैसा है, जीरो की नॉन जीरो? क्यों क्यों अभी जीरो क्यों नहीं आया? यस, क्योंकि आजकल कहाँ बैठा, नॉन यूनिफॉर्म। देख लो मैं दोनों बातें कर चुका हूं, अभी थोड़ी देर पहले आपने ये सवाल किया था, याद है? उसमें आप यूनिफॉर्म फील्ड में थे, तो वहां यूनिफॉर्म फील्ड में थे लेकिन आई थिंक लूप वाज नॉट करंट कैरिंग क्लोज लूप, तो फिर आपने नेट फोर्स जीरो डायरेक्ट नहीं बोला। इस सवाल में लूप इज डेफिनेटली करंट कैरिंग क्लोज लूप, बट आजकल कहां बैठे हो, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म, इसलिए भी आज आपने जीरो नहीं बोला। तो यही मैं कह रहा हूं, मेरी दोनों शर्तें मैच करोगे तो जीरो बोलना। अगर एक शर्त मैच की और एक शर्त फेल कर गए तो जीरो मत बोलना, और जीरो मत बोलना तो फिर आंसर कैसे लाएंगे? लूप को लूप मानने की बजाय अलग अलग तार माने, 3 तार 4 तार या 5 तार जो भी है, आंसर जो भी आना होगा वो आ जाएगा। इस तरह से काम करेंगे। अगला क्वेश्चन, लॉन्ग वायर I1 करंट और एक वायर है I2 करंट। लेट ये R, लेट दिस इज L। क्या क्या दिख रहा है, लॉन्ग वायर I1 करंट है, इससे R दूर पर ही एक वायर रखा हुआ है जिसकी लेंथ L है, और इसमें I2 करंट चल रहा है। क्वेश्चन डाल दो ना, फोर्स ऑन वायर 2, फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1, ड्यू टू वायर 1। आओ खेल शुरू करते हैं, छोटी छोटी बातें करना चाहूंगा मैं। सबसे पहली बात तो मुझे वाई टू वे फोर्स निकालना है। वाई टू वे फोर्स किस किस लगेगा, B2 की वजह से या B1 की वजह से? B1 की वजह से। क्या आप जानते हैं आप B1 कैसा हो रहा होगा, क्रॉस नेचर का हो रहा है, कमान। एक बात, दूसरी बात, मुझे फोर्स निकालना है तो अभी जो मैं फॉर्मूला सिखा रहा था, म्यू नॉट I1 I2 2 पाई डी, वो फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। वो फॉर्मूला कब है, जब दो पैरेलल वायर, आई थिंक मेरे केस में दो पैरेलल तार नहीं है, तो मैं टॉपिक अभी पैरेलल तार वाला पढ़ा रहा था आपको, लेकिन इसमें मैं चाहूं तब भी पैरेलल वायर वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकता, ये मामला कुछ अलग है। तो अगर पैरेलल वायर नहीं तो फिर कहाँ जाऊंगे, बेसिक फॉर्मूला पे चले जाए, बेसिक फॉर्मूला वाज ILB संजरा पे चले जाए। लेकिन एक लफड़ा होने वाला है, क्या? आओ, फोर्स निकालने जा रहे हैं 2 पर 1 की वजह से, ILB, और साइन आ जाओ जरा, I1 या I2, कौन? अच्छा मैं बता दूं आपको, ILB साइन थीटा में सब चीजें उस वायर की डालते हैं जिसपे फोर्स निकालना है, सिवाय बी के। सुन लिया, सब चीजें उस वायर की लगाओ जिसपे फोर्स निकालना है, सिवाय बी के। बी उसका कि दूसरों का? चलो अब नंबरिंग कराएंगे, कमॉन, मुझे सिर्फ 1 और 2 सुनना है आपसे। कौन, I1 या I2? I1 या I2? L1 या L2? B1 या B2? B1 या B2? B1, और क्या साइन 90, वो कंफर्म 90 आएगा। तो मैं ऐसा फोर्स 2 निकालने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हम लोग फंसने वाले हैं। क्यों फंसने वाले हैं कि तो समझे
कहाँ बैठे हो भाई साहब? यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। तुम आई की वैल्यू डाल दोगे, ये भी डाल दोगे, सब हो जाएगा। मैं बोलूंगा B1 लिखो यार, B1 अलग अलग। मान लीजिए इस वायर के यहाँ बन रहा है 10 टेस्ला, तो यहाँ बनेगा 9 टेस्ला, 8 टेस्ला, 7 टेस्ला, 5 टेस्ला। अभी जहां तुम्हारा वायर फैला हुआ है, वहां सब जगह बी सेम सेम के अलग 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 अलग, तो मैं चाहूंगा तब भी वैल्यू प्लेस नहीं कर सकता, और नहीं कर सकते तो फिर इस तरह वन शॉट आंसर नहीं आएगा। आपको मैंने पहले भी कई बार बोला है, जब भी आप कोई फॉर्मूला लगाएंगे, अगर उसमें सब चीजें फिक्स 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 हो तो एक बार में आंसर आ जाता है। अगर कोई एक भी वेरिएबल हो जाए तो फिर वन शॉट आंसर नहीं आएगा, क्या एलिमेंट खेलना पड़ेगा। और जैसा प्रॉब्लम वैसा सॉल्यूशन। क्या प्रॉब्लम है आज आपकी कि B1 वेरी कर रहा है? B1 वेरी क्यों कर रहा है? करंट की वजह से, कि ये दूरियां दूरियां की वजह से वेरी कर रहा है। तो जैसा प्रॉब्लम वैसा सॉल्यूशन। तुम्हारा मेन प्रॉब्लम करंट नहीं है, तुम्हारा मेन प्रॉब्लम शायद डिस्टेंस है, डिस्टेंस का लफड़ा हो रहा है। तो फिर ऐसा करते हैं ना, पहले एक फिक्स डिस्टेंस पे खेल लेते हैं। आपका प्रॉब्लम क्या है कि डिस्टेंस अलग अलग, इसलिए बी अलग अलग हो रहा है। तो यार ऐसा कर लो, पहले एक फिक्स डिस्टेंस पे खेल लो। चलो खेल लेते हैं। पहले आपके यहां से कुछ एक्स डिस्टेंस पर एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, dx। डिस्टेंस प्रॉब्लम था तो पहले फिक्स डिस्टेंस पे खेल लेते हैं। आ जाओ बच्चे, इस dx एलिमेंट में फोर्स लिखवाएंगे क्या? df करके बोलता हूँ, संभाल लो। कमान आई एल बी साइन थीटा सब आप ही लिखवाओगे, 1 और 2 भी सब आप डिसाइड करोगे। बोलिए कमान, I1 या I2? हाँ शाबाश, सही से बोलना, I1 I2 I2। बोलिए L1 L2 या dx? dx, शाबाश। क्या B1? B1 कितना पहुंचेगा? म्यू नॉट I1 अपॉन क्या 2 पाई x। एक लॉन्ग लॉन्ग वायर I1 करंट x दूर पे कितना माहौल बनाता है, ये तो सब रटा पड़ा है। और साइन क्या आज भी 90 आएगा? ये इसके ऊपर फोर्स तैयार हो गया, मुझे तो पूरा फोर्स निकालना है, तो क्या इसको इंटीग्रेट कर दें? चलो F21 इंटीग्रेशन म्यू नॉट I1 I2 2 पाई, और क्या dx बाई एक्स। और आप देख रहे हैं मेरा वेरिएबल कौन है यहाँ पर? x का मिनिमम वैल्यू r। भाई नियरेस्ट एलिमेंट यहाँ ले सकते हो ना, और सबसे दूर कहाँ ले सकते हो? यहाँ पे। तो अगर यहाँ लोगे तो r, और वहां लोगे तो r। बोलिए बच्चे, r से r से काम कर सकते हैं ना आंसर? ये तो स्टैंडर्ड है, ln x हो जाता है। ले लो आंसर, म्यू नॉट I1 I2 2 पाई ln r प्लस l अपॉन r। ये मेरा आंसर है। आंसर ले लीजिए, अब कुछ चर्चा करते हैं इसके बारे में। इस आंसर को लेकर कुछ बात करनी है। कोई कष्ट हो तो पूछ लें, किसी के भी पेट में दर्द चल रहा हो बात कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर आंसर आ चुका है। अब इसके बारे में थोड़ा सा कुछ डिस्कशन करना है आंसर को लेकर के। जल्दी से आंसर ले लें, जल्दी से आंसर ले लें। हो गया? बोले आगे। चलिए, सबसे पहली बात, इस सवाल में हमने डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाया, बल्कि इंटीग्रेशन करना पड़ा। और इंटीग्रेशन मेरे कहने से नहीं किया आप लोगों ने। क्या इंटीग्रेशन करने का रीजन पता है क्या आपको? मेरे कहने से मत चलिए, है ना। मेरे कहने से कोई दुनिया नहीं चल रही कि जो मैं बोल दूंगा हो जाएगा। ठीक है, अब वो पता होना चाहिए क्या प्रॉब्लम था। आपने बोला यार वो बी वेरिएबल है, तो भाई ऐसा कर, पहले फिक्स बी पे काम कर, फिक्स डिस्टेंस पे काम कर, और अकॉर्डिंगली आंसर आ गया। चलिए आंसर आ गया है। क्या इसकी डायरेक्शन दे देंगे फोर्स की? कमॉन हाथ घुमा दो जल्दी से, जल्दी बोलो। यूं और यूं, क्या अपवर्ड? यस, निश्चित रूप से फोर्स की डायरेक्शन क्या आ जाएगी? अपवर्ड आ जाएगी। ओके, जरा आइए, आंसर निकालना आपको आ गया। इधर आ जाइए। अभी अपन ने सवाल किया था ना, ये वाला, इसका यूज बताता हूँ। अभी ये सवाल किया था आपने, लूप पे फोर्स निकाली। अभी तो आपने बड़ा बोल दिया था कि लूप पे फोर्स निकालिए। आपने मुझे बोल दिया था कि ये फोर्स और ये फोर्स सेटल हो जाएंगे, तो आंसर बना दिया आपने। सवाल पूछने का अंदाज कैसा हो सकता था? फोटो यही दूंगा, सवाल ये दूंगा, और सवाल में लिख के देंगे लॉन्ग वायर की वजह से केवल इस वायर में फोर्स निकालिए। क्या वो आ गया आपको? क्या वो आ गया है आपको? नहीं पूछता लूप पे फोर्स। मैं सवाल ये दूंगा और सब कुछ ये छाप के दूंगा, और सिर्फ क्या बोलूंगा? लॉन्ग वायर की वजह से वायर टू पे फोर्स कैलकुलेट करिए। तो अभी तो नहीं आया था, लेकिन क्या अब कर सकते हैं? लॉन्ग वायर की वजह से केवल वायर फोर पे फोर्स निकालिए। क्या आ गया आपको काम करने का तरीका? इसलिए मैंने जानबूझ के सवाल कराया। यहाँ तो हमें इसको कैलकुलेट करना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ तो बैलेंस होना तय था। लेकिन अगर पूछ ही ले एग्जामिनर कि नहीं तू तो बता,
कितना आएगा फोर्स, तब तो क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना। यस, ये हो गया एक बात। दूसरी बात, दूसरी बात, ये जो फोटो है बच्चे अपना, ये मैं इस वायर को नाम दे रहा हूँ पी और क्यू, थोड़ा सा बात करनी है। ये पी एंड और ये क्यू एंड, और हाँ ये तुम्हारा तार था लॉन्ग वायर I1, कमा देखना यार, इसमें यू करंट चल रहा है, कमा। क्या आप जानते हैं कि B1 एट P दैट विल बी मोर देन B1 एट Q? पास में माहौल ज्यादा होगा, दूर में माहौल कम होगा, तो फोर्स लगाने के लिए तो माहौल ही जिम्मेदार है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर एलिमेंट, इस एलिमेंट पे फोर्स निकालूं और इस एलिमेंट पे फोर्स निकालूं, तो क्या इस एलिमेंट पे फोर्स की वैल्यू मानते हैं आप लोग? यस। तो क्या मैं कह दूं एफ पी इज मोर देन एफ क्यू? अब आ जाओ। और हाँ, यहाँ भी फोर्स शायद अपवर्ड ही आएगा और वहां भी अपवर्ड आएगा, लेकिन सीखने वाली बात कि यहाँ ज्यादा आएगा और यहाँ पे भी अपवर्ड आएगा लेकिन कम आएगा। तो बच्चे मेरा मैसेज ये है कि इस वायर की वजह से इस वायर पर लगने वाला टोटल फोर्स तो आपने निकाल लिया। ऐसे कुछ बातचीत कर रहे हैं, पी एंड पर जो एलिमेंट है उस पर अपवर्ड फोर्स है और ज्यादा है, और क्यू एंड पर जो एलिमेंट है उस पर भी अपवर्ड फोर्स है लेकिन थोड़ा सा कम है, और चालाकी देख ली होगी, यहाँ बड़ा लाइन हो गया। तो अब बताओ इससे क्या होने वाला है? इससे ये होने वाला है, थोड़ा सा इमेजिन कर लो, इधर देखो मित्र। जैसे मान लो ये वायर है, ये आपका वायर है, और मान लीजिए मेरे दो हाथ को यूं मान ली, दो रस्सियां हैं, ठीक है, दो स्ट्रिंग्स हैं। जैसे वो कठपुतली का गेम होता है ना, कठपुतली वाला क्या बोलते हैं उसको, हाँ पपेट शो, वेरी गुड। हाँ, तो क्या रहा, जरा सोचो, ये जो रोड है, अगर ये मेरे दो हाथ को स्ट्रिंग मान लें, तो जरा देखिए, अगर मैं दोनों हाथ से इसको बराबर से खींचूंगा तो क्या होगा, रोड यूं ऊपर आएगा। ठीक, क्या हो रहा है, ट्रांसलेटिव मोशन। लेकिन जरा सोचो ना, अगर मैं इधर फोर्स ज्यादा लगाऊं, समझ रहे हैं, चालाकी कर रहा हूं मैं, इधर फोर्स ज्यादा लगाऊं, इधर कम लगाऊं, तो क्या होगा, क्या रोड ऊपर आते आते यूं टेढ़ा भी होता जाएगा? ये क्या है यार, ट्रांसलेटरी या ट्रांसलेटिव प्लस रोटेशन। तो भाई साहब देख लो यहाँ क्या हो रहा है, दोनों एंड पे फोर्स बराबर है कि नॉट बराबर? नॉट बराबर। अगर दोनों एंड पे नॉट इक्वल फोर्स होता तो क्या बिल्कुल रोड यूं ऊपर आती इक्वली? यस। लेकिन यार इधर पे ज्यादा फोर्स, तो ऑब्वियसली क्या रोड क्या टेढ़ी होती जाएगी? यस। तो मुझे लगता है कि सीन, मुझे लगता है आपका सीन थोड़ी देर में यूं हो जाएगा, फिर थोड़ा सा यूं हो जाएगा, फिर थोड़ा सा यूं हो जाएगा, और कुछ देर में सीन ये हो जाएगा। और जब सीन ये हो जाएगा तो बताइए, क्या ये और ये एंटी पैरेलल? कम ऑन, ये और ये एंटी पैरेलल, क्या मैग्नेटिक रिपल्शन? मैग्नेटिक रिपल्शन। और क्या ट्रांसलेटरी करते हुए भाग जाएगा? तो क्या कहूं आपसे, इस वायर ने शुरुआत में क्या किया, ट्रांसलेटरी या दोनों? ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशन दोनों किया थोड़ी देर, और जब दोनों तार एंटी पैरेलल हो जाएंगे उसके बाद केवल ट्रांसलेटरी करते हुए रहेगा कि भाग जाएगा? ये मुझे आपसे कहना है। बनाइए झांकी में लिखवा दूं। वो डायग्राम में कलाकारी मत करना, कष्ट होगा तब भी नया बनाना है, कुछ नालायक उसी में करने की कोशिश करेंगे, कष्ट होगा तो भी नया फोटो बनाना है। मैं किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, नहीं, बहुत ही बढ़िया। ये झांकी बनाइए, और झांकी के नीचे ये मैथ्स लिखे वाला है इक्वेशन, एफ पी मोर देन एफ क्यू। और फिर इस पूरी कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, मोरल ऑफ द स्टोरी लिखे, बोलूं? झांकी बना रहे हैं भैया, बन चुकी है, बन चुकी है, शाबाश। लिखे मोरल ऑफ द स्टोरी की, इनिशियली वायर टू, इनिशियली वायर टू performs translatory and rotation both, performs translatory and rotation both, as shown, as shown मतलब जैसा जहां के में दिख रहा है, as shown, and when it becomes anti-parallel, and when it becomes anti-parallel, moves away by translatory motion only, moves away by ट्रांसलेटरी मोशन ओनली, केवल ट्रांसलेटरी करता हुआ क्या करता है, दूर भाग जाता है, ट्रांसलेटरी मोशन ओनली। क्या आप इस बात से सहमत है? नहीं है? कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है? बोले अपने को क्या मतलब है, जिसको जो मोशन करना हो करे, अपने को क्या मतलब है? नहीं,
ट्रांसलेटरी करो चाहे रोटेशन, अपने को क्या टेंशन है? हाँ, क्या इस बात से सहमत? अपनी घंटी के कोई बात नहीं, क्लास तभी खत्म होगी जब मैं चाहूंगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्या रहा, ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस बात को कॉन्सेप्चुअली सवालों में हम कैसे पूछ पे आते हैं, बस 1 मिनट में क्लास खत्म करें, सुने, ठीक है? तो कुल मिला के बच्चे मुझे समझ में आया है कि मतलब करंट कैरिंग वायर यूनिफॉर्म बी में, यूनिफॉर्म बी, जरा सोचो यार, करंट कैरिंग वायर को अगर मैं यूनिफॉर्म बी में रखता तो क्या उस पर केवल फोर्स लगता? फोर्स लगता क्या? ILB साइन थीटा, और केवल फोर्स लगता तो क्या करता? ओनली ट्रांसलेटरी। यस, ये सीखना है। और अगर आज मैंने करंट कैरिंग वायर को किस में रखा है, यूनिफॉर्म में कि नॉन यूनिफॉर्म में? यस, तो बुक्स में जो सीधा कॉन्सेप्ट बना के पूछा है ना, वैसे पूछा। योन करंट कैरिंग वायर यूनिफॉर्म फील्ड में है, केवल फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो केवल ट्रांसलेटरी। लेकिन आजकल आपका करंट कैरिंग वायर कहाँ बैठा है इस सवाल में? नॉन यूनिफॉर्म में। तो यहाँ क्या कर गया? ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशन। ये मुझे आपसे कहना है। इस पूरे सवाल से जो बात निकल के आई है वो ये निकल के आई है। अब बच्चे जब ये पढ़ लेते हैं, ये सब समझ लेते हैं, उसके बाद एक पर्टिकुलर जगह गलती करते हैं, वो भी सुन ले, कहाँ कहाँ मिस्टेक होती है, कहाँ कहाँ थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो भी सुन ले। हाँ, तो आप ये लिख दिया सबने? यस, जवाब दीजिए। करंट कैरिंग वायर को यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है, क्या करेगा? रोटेशन, ट्रांसलेट या कुछ नहीं? करंट कैरिंग वायर यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है, रोटेशन, ट्रांसलेट या कुछ नहीं? ट्रांसलेट ही कर रहा है ना। अबे फोर्स लग रहा है ना, ILB है, क्या कर रहा है? ट्रांसलेट ही कर रहा है। बुक्स में क्वेश्चन है, अ मैग्नेट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड, मैग्नेट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड, क्या करेगा? तो बच्चे बोले ट्रांसलेट ही करेगा। तुम्हें याद है मैग्नेट को यूनिफॉर्म फील्ड में रखा था तो फोर्स 0 आया था? वेरी फर्स्ट लेक्चर, बार मैग्नेट, वेरी फर्स्ट लेक्चर, याद है? आप जब मुझे अजीब सी करके देख रहे थे, हाँ, बोले पढ़ा ही पाएगा कि नहीं? हाँ। पहले लेक्चर में ऐसे देखते थे, मास्टर को बोले पता नहीं पढ़ा भी हुआ है कि नहीं। तुम्हें याद है मैग्नेट को रखा था भाई? यस, तुम्हें याद है नेट फोर्स 0 आया था ना यार? नेट फोर्स 0 था बेटे, और टॉर्क बराबर mb sin थीटा था। तो देखो ना, दोनों क्वेश्चन है बुक्स में या मॉड्यूल में जहां भी होंगे, दोनों टाइप के क्वेश्चन है। फिर सुन लीजिए, यूनिफॉर्म फील्ड में ये क्या मामला है? मैग्नेट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड। और ये क्या मामला है? करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड। सुन रहे हैं? बच्चे मिक्सअप कर देते हैं, कभी यहाँ की जानकारी वहां चिपकाते, कभी वहां की यहाँ। आई थिंक दोनों जगह यूनिफॉर्म फील्ड है, लेकिन एक जगह रियल मैग्नेट है और एक जगह करंट कैरिंग वायर है। बोलिए, आंसर दीजिए। मैग्नेट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड, ट्रांसलेट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा, फोर्स 0 है। ट्रांसलेट नहीं करेगा, फोर्स 0 है। कौन? करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड, फोर्स 0 की नॉन जीरो है? नॉन जीरो है, क्या ट्रांसलेट करने वाला? यस। तो चेक द डिफरेंस, जिस चीज का सवाल उसी का आंसर देना है। मैंने देखा है हमेशा इन दोनों बातों में बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, ये सवाल पूछा है तो वो मार देते हैं, वो सवाल पूछा ये मार देते हैं। थोड़ा संभाल के काम करना है, संभाल लेंगे। चलिए, मामला खत्म नहीं हुआ है, मैं और बोलूंगा, मैं फिर आऊंगा। थैंक यू। अभी वायर के मामले में और कुछ बातें बाकी हैं, वो अपन करेंगे अगली क्लास में, कंटिन्यू करेंगे। और अगली क्लास में आते मैं पूछूंगा आपसे, हाँ, अगली क्लास में मैं आते मैं सवाल पूछूंगा आपसे, ध्यान रहेगा सब लोगों को? हाँ, जवाब दे पाएंगे पक्के से? नहीं, टेस्ट में तो दे ही देंगे। टेस्ट में कौन सा सवाल दें, ये वाला कि ये वाला? दोनों दे देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा ना, दोनों दे देते हैं। हाँ, नहीं, दोनों दे देते हैं, ये ठीक है, ये आइडिया ठीक है, दोनों दे देते हैं ना। पहले मैं एक देने का सोच रहा था, अब आपने बोला दोनों दे देते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और अगली क्लास में आते मैं पूछूंगा ये वाला ना, ठीक है ना? बहुत सुंदर, धन्यवाद।